नमस्ते। नमस्ते। तो बोलते हैं जी बच्चा जो है ये परेशान कर रहा है, क्या करें? तो बच्चा परेशान नहीं कर रहा है, बच्चा ये कह रहा है कि हमारे पैदा होने के पहले क्यों समझ नहीं लिए थे। हाँ, अब बैठ के पढ़ रहे हो, पहले ही पढ़ लिए होते। हम दुनिया में आए उसके पहले आपको समझदार हो जाना चाहिए था, आप हुए ही नहीं। चलिए, बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया। चलिए, अब इसको मिटा दे भैया। यार थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे। हाँ जी, आपका ध्यान बना ही हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। थोड़ा सा और ध्यान बनाए रखेंगे क्योंकि एक कंटेंट अब नया थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि अस्तित्व में हमने इकाइयां देखी हैं, पदार्थ देखा है, पेड़ पौधे देखा है, पशु पक्षी देखा है, मानव देखा है। तो जब पशु पक्षी और मानव को देखने आए तो उसमें तो ये सारे को जड़ बोलते हैं। मानव का शरीर भी जड़ है, पशु पक्षी का शरीर भी जड़ है और पेड़ पौधे भी जड़ हैं। ठीक है, फिर हमने एक इकाई और देखी, चैतन्य, जिसको जीवन बोला। तो इससे हमारा परिचय हुआ, चैतन्य जिसको बोल रहे हैं वो जीवन है। जड़ कैसा देखा? तो जड़ को हमने देखा कि जड़ की मूल इकाई क्या है? परमाणु, एटम। कोई भी पदार्थ का जो मूल इकाई है वो एटम है। तो बहुत सारे एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, अणु बनते हैं, और बहुत सारे अणु मिलकर अणुरचित पिंड बनते हैं। अणुरचित पिंड, जैसे पेन भी अणुरचित पिंड ही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है। तो ऐसे ही सारे ग्रह, गोल, सारी धरतियां सब अणुरचित पिंड ही हैं। इस ढंग से बना। अच्छा, यही परमाणु के साथ अगर पानी का संयोग हो गया, नमी का संयोग हो गया, तो एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं प्राण कोशा, सेल, कोशिका। प्राण कोशा से क्या बनता है? पेड़ पौधे का शरीर धीरे धीरे विकसित होकर बना है। फिर इसी के आगे पशु पक्षी का शरीर बना, और इसी के आगे एक और रचना हुई जिसका नाम है मानव शरीर बना। तो जड़ इकाई के रूप में हमने पहचाना, तो इतना पहचाना तो अणुरचित पिंड को ही हम पदार्थ अवस्था बोल रहे हैं, पेड़ पौधों को प्राण अवस्था बोल रहे हैं, पशु पक्षी के शरीर को जीवन चलाता हुआ इसको हम जीव अवस्था बोलते हैं, मानव शरीर को जीवन चलाता हुआ इसको हम ज्ञान अवस्था बोलते हैं। इस ढंग से हमने अभी कुछ वास्तविकताओं को पहचाना है। तो ये पूरे के पूरे को बोलते हैं पदार्थ अवस्था। पेड़ पौधों को बोलते हैं प्राण अवस्था, पशु पक्षी शरीर प्लस जीवन इसको बोलते हैं जीवावस्था, मानव शरीर प्लस जीवन इसको बोलते हैं ज्ञानावस्था। इतनी सच्चाइयों को अभी हमने देखा है इकाई के रूप में। इकाई मतलब, इकाई क्यों लिख रहे हैं कि इनको एक एक कर हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, इंद्रियों की सीमा में आते हैं। चैतन्य इंद्रियों की सीमा में नहीं आता, लेकिन क्रिया के रूप में एक इसको इकाई के रूप में हम अपने अंदर पहचान सकते हैं। मेरा जीवन एक इकाई, आपका जीवन एक इकाई, आपका जीवन एक इकाई, तो इकाई ही है, उसको पहचान सकते हैं, उसको चैतन्य बोल रहे हैं, नाम दिया चैतन्य। ठीक है, तो इकाई में, जीवन इकाई में समानता है लेकिन है इकाई। ऐसी सच्चाइयों को हमने अभी तक देखा है। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी कोई सच्चाई है क्या। जैसे इस हॉल में इकाइयां हैं, पंखा है, बोर्ड है, कुर्सी है, ये जो
टाइल्स लगे हैं, ऊपर भी नीचे भी सारे, फिर मानव है, कैमरा है, पेन है, माइक है, ये सब क्या है? इकाइयां ही हैं। बाहर देखते हैं तो पेड़ पौधे हैं, हो सकता है कहीं बकरी गाय भी होगी, ये सब इकाइयां हैं। हवा भी है, तो हवा भी पार्टिकल ही होता है, वो भी इकाई है। अब आप एक कल्पना करिए, इस कमरे में से सभी मानव बाहर हो गए। कल्पना करिए, अभी जाना नहीं है, कल्पना करिए कि इस कमरे में से सब मानव बाहर हो गए। उसके बाद जितने भी इकाइयां थी, गद्दे, चद्दर, तकिया, ये सारा सारा सामान एक एक कर सब सामान भी बाहर कर दिया। अब कोई सामान भी इसमें नहीं है, एक भी सामान नहीं है। झाड़ू वाड़ू लगा के सब डस्ट वस्ट सब बाहर कर दिया, वैक्यूम क्लीनर लगा के सब साफ कर दिया, एक भी कण का तिनका नहीं है। अब क्या बचा इस कमरे में? हाँ जी, हवा बची। तो हमने एक पाइप लगाया और उसको पाइप लगा करके हवा भी बाहर निकाल दिया, वैक्यूम हो गया, हवा भी बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा? हाँ, तो जो नए लोग हैं वो बताएंगे। अब क्या बचा? कुछ बचा भी कि नहीं बचा? क्या बचा? नियति, क्या बचा? हाँ, आपको नहीं बोल रहे हैं। नए लोग जो पहली बार शिविर कर रहे हैं, हाँ उनको नहीं, प्रवीण भाई को नहीं। हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ, कहाँ पर? हाँ जी, हाथ उठाइए, हाथ ऊपर करिए। हाँ, माइक दे दो। हेलो। जी, शून्य, शून्य अवकाश बोलते हैं। हाँ, शून्य बोलने से क्या पकड़ में आ रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो बोलिए ना, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं, अभी शून्य को हम कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं का मतलब खाली। खाली, खाली जगह। तो अगर खाली जगह बच गई तो अब खाली जगह भी हटाइए। कोई काल्पनिक कण, काल्पनिक इमेजिनरी एटम? नहीं नहीं, वो तो सब निकाल दिया हमने, कुछ भी नहीं। मतलब अब हम आ गए यहाँ, खाली जगह बचा, तो खाली जगह बचा, इसमें सभी सहमत होंगे। अब खाली जगह को भी हटाइए। ध्यान, उस जगह पर ध्यान रहता है कुछ देखने की। कौन ध्यान कर रहा हो? तो ध्यान करने वाला बाहर चला गया। आप बोले ना कि खाली जगह बचा। हाँ, तो हम अभी उस खाली जगह को देखने। इस हॉल की? हाँ। हाँ, तो धरती तो मतलब जैसे धरती को अभी हटा नहीं रहे हैं ना, ये जमीन बची है, छत भी बचा है, दीवार भी बची है, वो तो बचा ही है, लेकिन इनके बीच में क्या बचा? तो लोग ये कह रहे हैं, स्पेस भी बोलते हैं, भाई बोलते हैं ना स्पेस है कि नहीं है, मतलब खाली जगह है कि नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं अब खाली जगह भी हटाइए। हाँ, एक ही माइक है क्या आज? पूर्ण स्वरूप है? पूर्ण स्वरूप। हाँ, मैं कह रहा हूं खाली जगह भी हटाइए। अब वो तो प्रश्न चला गया कि क्या बचा, वो तो प्रश्न उत्तरित हो गया। प्राण कोश है। कहाँ यहाँ प्राण कोशा है? अरे प्रश्न आगे बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ये बात तो सबको पची गई कि अब कुछ नहीं बचा, खाली जगह है। कल्पना। तो मैं कह रहा हूं खाली जगह भी हटाइए। कल्पना। हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? क्यों हटाइए? अगर हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अगर कल्पना में ही हटा रहे हैं खाली जगह तो क्या होगा? तो फिर हॉल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हॉल बना ही नहीं रहेगा। खाली जगह हटाइए।
अब खाली जगह हटा दिया तो हॉल का कोई स्वरूप रहेगा? हेलो अच्छा, हॉल को मान लिया गिरा भी दिया तो भी जगह रहेगी कि जगह हट जाएगी? जगह तो भी रहेगी। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या खाली जगह कोई वास्तविकता है? हाँ जी, कहां पर? अच्छा, हाँ, तो अब मेरा अगला सवाल है कि क्या खाली जगह भी कोई वास्तविकता है? नहीं है? काव्या, नहीं है? अच्छा, नहीं है तो उसके, अगर खाली जगह वास्तविकता नहीं है तो उसके कारण ही ये कमरा क्यों बना हुआ दिख रहा है? इस हॉल को बने रहने के लिए खाली जगह एक कारण है कि नहीं है? खाली जगह में ही यह हॉल बना है और हॉल के अंदर भी खाली जगह है। ध्यान गया? खाली जगह में यह हॉल बना है और हॉल में भी खाली जगह है। तो मेरा प्रश्न यह है, खाली जगह कोई वास्तविकता है कि नहीं है? इतनी सारी बात कर रहे हैं, इसका मतलब वास्तविकता है कि नहीं है? आप जांच के देखिए। अगला प्रश्न, ये खाली जगह इस हॉल में है कि बाहर भी है? बाहर भी है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां जगह नहीं है? धरती पे, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जहां खाली जगह नहीं है? नहीं। हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि जैसे मैं खाली जगह में हूं, मेरे अंदर खाली जगह है कि नहीं है? या और उसको छोटा करते हैं, ये पेन खाली जगह में है, पेन के अंदर खाली जगह है कि नहीं है? कैसे आपको पता चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर इंक है और मूव कर रही है, तो मूव करने का मतलब खाली जगह होगी तभी मूव कर रही है। अच्छा, फिर इंक के अंदर भी खाली जगह है कि नहीं है? कैसे? हाँ, लेकिन जो इंक के पार्टिकल हैं, उन इंक के पार्टिकल के अंदर भी खाली जगह है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ, पीछे पीछे। कोई भी वस्तु परमाणु से बनी है, बहुत दो अच्छा। परमाणु के बीच जगह है ही। दो परमाणु के बीच जगह है और परमाणु के अंदर भी जगह है कि नहीं है? एक परमाणु के अंदर भी? हाँ, परमाणु के अंदर भी जगह है कैसे क्योंकि उसका? उसका न्यूक्लियर है और हाँ, न्यूक्लियर के आसपास इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसके बीच भी जगह है। तो परमाणु का स्वरूप क्या है? एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ कुछ कण घूमते रहते हैं। तो घूमने का मतलब ही जगह है, तभी घूम रहे हैं। हाँ। जैसे मैं कभी कभी दिल्ली मेट्रो में चढ़ता हूं तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ एकदम भरी हुई आ रही है, और गेट खुला और मैं किसी तरह से घुसा और ऐसे खड़ा हो गया। अब गर्दन भी इधर नहीं घूमता, हाथ भी नहीं घूमता। क्यों नहीं घूम रहा है? जगह नहीं है। अच्छा, मैं घूम पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? जगह है। तो परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसका मतलब एक परमाणु के अंदर भी जगह है। और एक परमाणु के अंदर कितनी जगह मालूम है? एक एटम के अंदर पार्टिकल ज्यादा है कि जगह ज्यादा है? तो साइंस ये बोलता है कि 98%, 99% जगह ही है, 1% केवल पार्टिकल है। तो एक परमाणु के अंदर भी जगह ही जगह है। और सारी चीजें, अब ये पेन परमाणु से बना हुआ है तो पेन के अंदर भी जगह ही जगह है, तो जगह की कोई कमी नहीं है। तो कैसा बोले कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर जगह नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर जगह नहीं। फिर ये जगह कहां तक है, इसकी कोई सीमा का पता है?
ब्रह्मांड अनंत है, हाँ सभी जो ब्रह्मांड की जो कोई ग्रह उपग्रह सब घूमते रहते हैं। उसके अंदर ही। हाँ, ब्रह्मांड अवकाश, हाँ। अवकाश में बहुत कोई अच्छा। भी वस्तु ऐसी नहीं है हम्म, जो भ्रमण नहीं करती है। समग्र विश्व गतिमान विश्व है, हाँ और गति के लिए जगह जगह तो चाहिए ही। चाहिए। इसीलिए ब्रह्मांड के सभी पदार्थ गति में ही है, बढ़िया। और ब्रह्मांड में खाली जगह है ही, कहाँ तक है, इसकी सीमा है कोई? कोई सीमा नहीं है। तो इसका एक नाम हो गया असीमित। हाँ 1 मिनट बस, नियति वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पहले चर्चा किया था कि ये जगह जो है ये हर जगह है। तो कोई चीज जब हर जगह होती है तो बोलते हैं यह चीज व्याप्त है, मतलब बाहर भी है और अंदर भी है, तो व्याप्त है। व्याप्त है इसलिए इसका एक नाम व्यापक भी है। व्यापक, व्यापक का मतलब ही है जो सब जगह हो। हाँ जी, अब बोलो। उन्होंने बता दिया, पर जब तक मूवमेंट है तब तक जगह है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और मूवमेंट है ही है, बाहर भी अंदर भी है, सब जगह मूवमेंट ही मूवमेंट है। तो मेरे शरीर में भी जगह ही जगह है। तो लोग बताते हैं, साइंस बताता है कि अगर शरीर को कंप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो जो मांस है वो केवल 250 ग्राम ही है। चाहे मोटा शरीर हो दुबला शरीर हो, उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो जो पार्टिकल मिलेंगे, मतलब आप कोशिश मत करिएगा। हाँ, लेकिन वो अगर दबा दिया जाए, प्रेस कर दिया जाए, स्पेस को कम कर दिया जाए, बिल्कुल कंप्रेस कर दिया जाए, तो 200-250 ग्राम ही मांस है हमारे में। तो कुल मिलाके मेरे शरीर में भी जगह ही जगह है। तो 2-3 चीजें पकड़ में आई। क्या पकड़ में आई? कि जगह नाम की भी कोई वास्तविकता है। तो अगर अस्तित्व को देखेंगे तो उसमें इकाई भी है और स्पेस भी है, मतलब खाली जगह है। अब कुछ नहीं की जगह खाली जगह भी है। तो अगर पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो इकाई भी है और खाली जगह भी है। इकाई हर जगह हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेस हर जगह है। जैसे कोई ऐसी जगह है बताइए जहां कोई इकाई ना हो। कोई ऐसी जगह आपने सुना है, पढ़ा है, जहां कोई इकाई ना हो? जहां कोई यूनिट ना हो, भौतिक रासायनिक चीज ना हो और जगह हो। ब्लैक होल, ब्लैक होल भी अभी काल्पनिक ही है। कोई भी, प्रिया बोलो। हाँ, अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष का मतलब एक धरती का वातावरण जहां तक है तो अपने हवा अन्य पार्टिकल के साथ है। उसके बाद दूसरी धरती का कोई वातावरण है, ग्रह उपग्रह का, तो उसका जो वातावरण शुरू होता है और इसका वातावरण खत्म होता है, उसके बीच में जो जगह है वहां एक भी पार्टिकल नहीं है। इसीलिए वहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसीलिए एक धरती से दूसरी धरती पे जब सैटेलाइट छोड़ना होता है तो उसको एस्केप वेलोसिटी देते हैं कि वो हमारे गुरुत्वाकर्षण से इतनी स्पीड मिल जाए, उसका बोला 11.2 किलोमीटर पर आवर, उतनी स्पीड मिल जाए पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर उतनी स्पीड मिल जाए तो एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूसरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो चला जाएगा। मतलब वो स्पेस में चूंकि है नहीं गुरुत्वाकर्षण, तो वो जो बीच की जगह है उसमें कुछ भी नहीं, एक भी पार्टिकल नहीं है, लेकिन जगह वहां भी है। तो इकाई हर जगह हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेस कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां स्पेस नहीं है। अब इसका अगला प्रश्न। सर, हाँ जी। ब्लैक होल की जो बात की, तो कोई भी ग्रह है
वो नष्ट होता है तब ब्लैक होल में चला जाता है, तो बात सही है। ब्लैक होल और आप- मैंने भैया आपने कहा कि वो काल्पनिक है, तो काल्पनिक नहीं है, वो सच बात है। हाँ, तो जिन्होंने कहा उनसे पूछिए ना, मैं ब्लैक होल नहीं बोला हूँ। हाँ, मैं जो बोला नहीं उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूंगा? ये सही बात है कि नहीं? जिस चीज को मैं नहीं बोला कि ब्लैक होल कोई रियलिटी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। हाँ, मैं स्पेस की जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि आपको उसके बारे में मैं बात कर पा रहा हूं। स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है, कितना है, कितना है, असीमित है। कहां है, कहां है, हर जगह है। आप इसको जांच सकते हैं जी। ब्लैक होल ऐसी परिस्थिति है कि जहां इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पदार्थ, दो तारे होते हैं, उस पर इतना बल लग जाता बल है। लगता है कि उसमें से कोई प्रकाश का किरण भी बाहर नहीं निकलता, हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये ब्लैक होल एक कल्पना ही है। ठीक है, मतलब कोई, जैसे आप कह रहे हैं वहां जा ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, तो एक काल्पनिक जगह रखा गया, तो ठीक है, मतलब हो सकता है वास्तविकता हो, लेकिन अभी हमारे कल्पना में है कि ऐसी कोई जगह है जहां जो गया वहां से निकला नहीं। जैसे एक वो बरमूडा ट्रायंगल है, तो उसमें भी जो गया वो निकला नहीं, मतलब वहां जाने के बाद उसका पता नहीं चलता। तो साइंस तो कहता है ब्लैक होल है, हाँ ठीक है, साइंस कभी झूठ नहीं बोलता। बढ़िया। साइंस ने एटम देखा है, साइंस ने परमाणु देखा है? अब परमाणु तो देखा ही होगा ना। नहीं देखा है। वो हाँ अति सूक्ष्म है, हाँ, लेकिन उसका लेकिन अनुभव तो परमाणु किया को मानता है। हाँ अनुभव तो किया होगा ना। कुछ नहीं किया है, साइंस ने परमाणु को देखा नहीं है, केवल एक परमाणु के स्वरूप का जो उसने वर्णन किया, मतलब प्रयोगों के द्वारा यह अनुमान लगाया कि एक अति सूक्ष्म चीज होती है, और उसके माध्यम से जो कैलकुलेशन किया वो सब सही पाया गया। मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन एटम को देखा नहीं है। तो वैसे ही ब्लैक होल को देखा नहीं है, ब्लैक होल के बारे में जो कल्पना किया उसको सही पाया है। लेकिन हम जो यहां बात कर रहे हैं, हम स्पेस की बात कर रहे हैं। स्पेस को तो हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, हम उस चर्चा पे आ रहे हैं। अभी ब्लैक होल को पहचानने की सभा नहीं है ये, उसकी सभा कर लेंगे कभी। मतलब आपका ध्यान वो चाणक्य के प्रश्न के नाते गया, अच्छी बात है, आपने थोड़ा स्पष्टीकरण कर दिया। ठीक है भैया, तो ऐसा ही है, जो विज्ञान बोलता है वो ऐसा ही है, और विज्ञान जो बोलता है वो जो आप बोलेंगे वही हम भी बोलेंगे, वही दूसरा भी बोलेगा। ब्लैक होल दिखाई नहीं सकता, लेकिन उसके आसपास जो तारे हैं वो हाँ। भ्रमण करते हैं, हाँ। इसीलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल हाँ उस जो तारे हैं हाँ उसको घुमाते हैं। जी। इसीलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि दो तारे जो तारे घूम रहे हैं उसके बीच में जो जगह है वो ब्लैक होल ही है। हाँ, बहुत बढ़िया, तर्क लगा सकते हैं। हाँ। अच्छा है, बढ़िया है। तो अभी हम ब्लैक होल को समझने नहीं बैठे हैं। चाणक्य, बहुत अच्छा, आपने स्पष्टीकरण कर दिया तो उनको ठीक लग गया, संतुष्टि हो गई। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि हमने इस सभा में इकाई के अलावा एक और वास्तविकता को देखने की कोशिश की है। वो वास्तविकता को हम पहचान रहे हैं कि वो खाली जगह है, वो स्पेस है, वो ब्लैक होल नाम की चीज है, तो उसके अंदर भी है और ब्लैक होल के बाहर भी है। यानी ब्लैक होल भी स्पेस में है और ब्लैक होल के बाहर भी स्पेस है। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर जगह नहीं, इसीलिए उसको बोला व्यापक है, व्याप्त है, हर जगह है और असीमित है, क्योंकि स्पेस की कोई सीमा आज तक पता नहीं चली है। किसी चीज की सीमा कब पता चलती है? तो जब उससे कोई बड़ी व्यवस्था दिखती है तब उसकी सीमा पता चलती है। जैसे इस हॉल की सीमा कब पता चलती है?
जब इससे बाहर भी जगह है तब हम इसकी सीमा को बता सकते हैं यहाँ तक है। अगर इसके बाहर कोई व्यवस्था नहीं पता चलती तो हम इसकी सीमा नहीं बता सकते। तो अभी तक जो स्पेस है उसकी सीमा का पता नहीं लगा, तो इसीलिए स्पेस का एक नाम असीमित रखा। तो ये व्यापक है, ये असीमित है। हाँ जी। आपने बताया कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है, तो फिर ये जो प्लैनेट्स की और ये अर्थ की जो ऑर्बिटल मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है फिर? हाँ, वो तो परस्परता में है ना, परस्परता में होती है। वो एक आगे आएंगे तो एक प्रतिबिंबन आएगा, सारी चीजें आएंगी। तो जो मूवमेंट होता है, एक्चुअली सारी धरतियां शून्याकर्षण में है, स्वयं वो शून्याकर्षण में है, इसलिए मूव करती हैं। सूरज और धरती की कोई परस्परता है, उस परस्परता में मूवमेंट होता है। जैसे न्यूक्लियस है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, उनकी एक परस्परता है, उसमें मूवमेंट होता है। तो देखिए, जो एटम में होता है वही बाहर भी होता है। तो एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और उसकी परस्परता में पार्टिकल है और एक मूवमेंट होता है। वैसा ही सोलर सिस्टम में जाएंगे तो सोलर सिस्टम में एक कोई केंद्र में होता है, उसकी परस्परता में पार्टिकल मोशन करते हैं। और जैसे ही धरती है तो और उसके उपग्रह हैं तो उनकी परस्परता में, चंद्रमा है तो धरती और चंद्रमा की परस्परता में मूवमेंट होता है। ऐसे ही एक सोलर सिस्टम दूसरी सोलर सिस्टम, मतलब सूरज में, सूरज गति करता है कि नहीं करता है? हाँ जी, माइक दीजिए। समग्र ब्रह्मांड गतिमय है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो गति न नहीं करती हो। है। बहुत बढ़िया। लेकिन जिसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसके आसपास दूसरा पदार्थ गति करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, इसीलिए पृथ्वी के आसपास चंद्र गति करता है। पृथ्वी और चंद्र उससे भी ज्यादा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए वो पृथ्वी उसके आसपास करता चंद्र है। समेत सूर्य के आसपास परिभ्रमण बहुत करता अच्छा, इसको साइंस में बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। मैं भी उधर जाना नहीं चाह रहा था, हमको क्या पता था आपका साइंस ही कमजोर होगा। जैसे एक चद्दर इस पूरे हॉल में तान दिया जाए, बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ लें और टाइट हो, और उसके बीच में एक गोला छोड़ दिया। तो जब बीच में गोला छोड़ते हैं तो कहीं पे जाके थोड़ा सा दबा देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ छोड़ा, यहाँ थोड़ा सा वो दब गया चद्दर। तो जब चद्दर वो दब गया, हाँ जी, जब वो चद्दर दब गया तो अब स्लोप बन गया। अब उस स्लोप में जो चीजें आएंगी वो उसकी तरफ लुढ़क के आएंगी। लेकिन दूसरी जगह दूसरा गोला है, उसके स्लोप में, फिर कोई बड़ा गोला है, उसके स्लोप में बहुत चीजें आ रही हैं। वही चीज आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके गुरुत्वाकर्षण में जो आता है उसके चारों तरफ गति करता है। ठीक है, बढ़िया। ये तो विज्ञान में बढ़िया से लिखा है। हेलो, आपसे और बात भी कर सकते हैं। हाँ जी, इधर हाथ उठाइए। हाँ, આપણે એવું માનીએ છીએ કે વિજ્ઞાનથી આ બધું ચાલે છે, ગુરુત્વાકર્ષણથી ચાલે છે, તો એ ગુરુત્વાકર્ષણને ચલાવનાર કોણ છે? ગુરુત્વાકર્ષણને ચલાવનાર કોઈક તો હશે ને? गुरुत्वाकर्षण को चलाने वाला कोई है? हाँ, वो कौन है? कोई नहीं है, नियम है। गुरुत्वाकर्षण एक नियम है फिर नियम कौन चलाता है? भाई। एक गुरु है, एक लघु है। गुरु लघु की तरफ आकर्षित है, बस उसमें नियम यही है। गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई गुरु है। जैसे इस धरती पे धरती से बड़ा कोई ठोस नहीं है। हाँ जी, इस धरती के, सुन रहे हैं आप? हाँ, नहीं तो बोलने के बाद फिर दूसरे कुछ में चले जाएंगे। इस धरती पे धरती से बड़ा कोई ठोस नहीं है, इसीलिए जितने भी ठोस हैं वो इस धरती की तरफ आकर्षित हैं। फिर द्रव का क्या है? तो द्रव में भी ठोस है, द्रव के अंदर भी पार्टिकल है, वो भी आकर्षित है। आप देखिए, वायुमंडल ऊपर की तरफ है, इसलिए कोई चीज हल्की होती है तो कहां जाती है? उसका गुरु ऊपर की तरफ, मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो मतलब वो विरल माध्यम है ना। तो इसको समझने के लिए जाएंगे तो विज्ञान में भी सारी चीजें बताई हुई है कि गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है। तो एक पार्टिकल का दूसरी पार्टिकल की तरफ आकर्षित होने का एक बल है, वो बल काम करता है। वो बल काम करता है, उसके कारण वो आकर्षित है, गति करता है। ये तो सारा विज्ञान में है ही है।
हेलो, हाँ जी। मेरा ऐसा मानना है कि विज्ञान ने अभी जो जो नया बनाया है वो पहले से तो था, उसने उसको क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। नियम को खोजा है, मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकता विज्ञान। नियम को खोजकर वस्तु का स्वरूप बदला है, थोड़ा बस। चेंज किया है, लेकिन वो तो सब है अभी हाँ। भी, उससे भी ज्यादा है, विज्ञान को पता नहीं है। जितना पता कर, वो तो क्रम है ना, क्रम से ही कोई चीज आगे बढ़ती है। विज्ञान एक समय, जैसे एटॉमिक मॉडल में जाएंगे तो एक समय में विज्ञान ने एक मॉडल माना, आगे जाके उस मॉडल को बदला, आगे जाके बदला, हो सकता है आगे जाके कोई और नया निकल जाए। लेकिन अभी जितना मॉडल चल रहा है उसके आधार पे जितने भी कैलकुलेशन है वो सही पाए जा रहे हैं, उससे जो भी चीज बना रहा है परफेक्ट वर्क कर रहा है वो, तो इसलिए उस मॉडल को सही माना गया, चल रहा है। तो विज्ञान क्या करता है, नियमों की पहचान करता है। नियम है, नियम है और नियम अरूपात्मक है। नियम का कोई रूप होता है? जैसे गुरुत्वाकर्षण बोल रहे हैं तो ये रूपात्मक है कि अरूपात्मक है? अरूपात्मक है। जैसे एक चुंबक है और एक लोहा है, तो लोहा चुंबक को खींच रहा है, ये आकर्षण है, तो लोहा भी रूपात्मक है, चुंबक भी रूपात्मक है, लेकिन इनके बीच में जो आकर्षण है वो अरूपात्मक है। तो उस अरूपात्मक चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यापक क्या है? व्यापक खाली जगह, स्पेस, क्या चीज है? अरूपात्मक है, अरूपात्मक है। और ये सब में जैसे व्यापक हमको जितना प्राप्त है उतना ही आपको भी प्राप्त है, उतना ही आपको, कि मुझे ज्यादा है आपको कम प्राप्त है। मतलब व्यापक देखेंगे तो एक समान है या कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। स्पेस जिसको बोल रहे हैं, स्पेस इस हॉल में अगर देखें, इस हॉल में स्पेस एक समान है या कहीं ज्यादा है, कहीं कम है? एक समान है। इसीलिए इसका नाम रखा साम्य, कि व्यापक साम्य है। दूसरा चीज, मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं इस कैमरे को देख पा रहा हूं, मैं इस पेन को देख पा रहा हूं, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? बीच में स्पेस है कि नहीं है? लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि स्पेस पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। स्पेस पारदर्शी है। फिर अभी मूवमेंट की बात कर रहे थे, स्पेस में चीजें मूव करती हैं। जैसे मैं चल रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, तो मैं जब आगे बढ़ रहा हूं तो यहां स्पेस है कि नहीं है? भाई हवा भी है, स्पेस भी है, लेकिन वो मुझे स्पेस रोक रहा है आने जाने के लिए, कोई बाधा बन रहा है। तो स्पेस गति के लिए बाधा नहीं बनता, इसीलिए इसका एक नाम पारगामी है। स्पेस पारगामी है, मतलब मेरे भी आर पार है तभी मैं गति कर रहा हूं, आपके भी आर पार है तो मेरे आर पार है, हर इकाई के आर पार है। हर इकाई के आर पार का मतलब क्या है? हर इकाई के बाहर भी स्पेस है, यानी हर इकाई स्पेस में है और हर इकाई के अंदर भी स्पेस है। इसीलिए इकाई गति कर पा रही है और स्पेस बाधा नहीं बन रहा है। स्पेस बाधा नहीं बन रहा है। आगे देखेंगे, ये सारा जिसको हम बोल रहे हैं, ये पदार्थ है, ये पेड़ पौधे हैं, ये पशु पक्षी हैं, मानव है, ये इस धरती के ऐश्वर्य हैं। हम सब कुछ इसी से पा रहे हैं, सुविधा और सुख इसी से पा रहे हैं। ये सारे के सारी जो इकाइयां हैं, इन्हीं को हम ऐश्वर्य बोलते हैं, कि पूरा धरती, पूरा ब्रह्मांड ऐश्वर्य से भरा हुआ है। और पूरे ऐश्वर्य के आर पार कौन है? जो ये सारा ऐश्वर्य है, इसके आर पार कौन है? स्पेस है। इसलिए हो सकता है एक परंपरा ने इसका नाम ईश्वर रख दिया हो। ये नाम ही है। हो सकता है परंपरा ने इसी का नाम ईश्वर रख दिया हो, क्योंकि सारा ऐश्वर्य इसी में है और सारे ऐश्वर्य में भी यही है। इतना ही नहीं है,
ये जो सारे ऐश्वर्य हैं ये जैसे दिख रहे हैं वैसे बने रहने का कारण भी स्पेस है। जैसे मेरा शरीर स्पेस है तो ऐसा है, मेरे शरीर में स्पेस खत्म कर दीजिए तो पापड़ जैसा भी नहीं होगा, पापड़ में भी स्पेस होता है, पता नहीं कैसा होगा, हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं रह सकता। जो पेड़ पौधा है जैसा दिख रहा है वो स्पेस की महिमा से ही दिख रहा है, स्पेस है तो वैसा है। ये हॉल है, स्पेस है तो ऐसा हॉल है। हम बिल्डिंगें देखते हैं, मकान बनाते हैं, वो मकान के बने रहने का कारण क्या है? स्पेस है। तो स्पेस की महिमा है, स्पेस का वैभव है। तो सारा ऐश्वर्य स्पेस में है, सारे ऐश्वर्य में स्पेस है। इसीलिए एक परंपरा ने इसका नाम हो सकता है ईश्वर बोला हो। फिर शिविर चलता है तो उसमें कुछ मुस्लिम भाई भी आते हैं, दिल्ली में ज्यादा मुस्लिम भाइयों से परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि अल्लाह नाम की जो वस्तु बताई गई है उसका मतलब भी कोई फैली हुई चीज को बोला गया जिसका लिमिट ना हो। अल्लाह जिसका लिमिटलेस, बोले लिमिटलेस, तो हो सकता है एक परंपरा ने उसका नाम अल्लाह के रूप में रखा हो। तो देखिए जब वस्तु पकड़ में आती है तब गाना भी पकड़ में आता है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। वस्तु पकड़ में नहीं आती तो कोई गाना पकड़ में नहीं आता, फिर मानना होता है। अब स्पेस कुछ करता है, इस कमरे में स्पेस है, कुछ कर रहा है। मैं कुछ कर रहा हूं, ये पेन कुछ कर रहा है, पंखा कुछ कर रहा है, ईंट है कुछ कर रहा है, उसके अंदर का एटम कुछ कर रहा है, गति हो रही है, लेकिन स्पेस कुछ कर रहा है, उपलब्ध है, कर नहीं रहा है। तो करता नहीं है वो, इसीलिए उसको बोलते हैं वो क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य है, इसीलिए इसका एक नाम शून्य भी है, क्योंकि ये क्रिया शून्य है। तो स्पेस स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन स्पेस में होने से सारी क्रियाएं हैं। ये देखिए मजेदार बात, स्पेस स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, स्पेस में होने मात्र से सारी क्रियाएं हैं। तो जो हमने इसमें देखा, शरीर स्थूल है, ये सूक्ष्म है और ये कारण है, तो स्पेस महाकारण है। तो इसका एक नाम महाकारण भी रखा, महाकारण है। अब देखिए जीवन क्रिया को आस्वादन, तुलन, साक्षात्कार, बोध पूर्वक अनुभव करते हैं, तो ये कारण किस चीज का अनुभव करेगा? महाकारण का, महाकारण का। तो आत्मा जो बोले अनुभव क्रिया होती है, तो क्या चीज का अनुभव होगा? जिसमें मैं डूबा हूं, जिसमें मैं घिरा हूं, जिसमें मैं भीगा हूं, जिसमें मैं हर क्षण हूं, मेरे में जो हर क्षण है उसका ही अनुभव होने होगा, वो महाकारण का ही अनुभव होता है, वो अनुभव क्रिया है। तो क्या आया? स्पेस आत्मा से भी सूक्ष्म है, स्पेस आत्मा से भी सूक्ष्म है। तो जैसे जैसे अणु से सूक्ष्म जो है उसको परमाणु बोलते हैं, तो कोई चीज आत्मा से सूक्ष्म है तो उसका नाम परमात्मा भी बोल सकते हैं। तो आत्मा स्पेस का अनुभव करती है। तो अभी जीवन क्रिया अधूरी थी, अब सत्य आया। तो सत्य क्या आया? न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि, सत्य दृष्टि। तो सत्य क्या आया? स्पेस। और स्पेस क्या है? तो अभी किसी चीज को देखेंगे तो क्या होगा? जैसे मैं हूं, तो मैं स्पेस सहित हूं कि मैं केवल शरीर और जीवन हूं? मतलब मेरा जीवन है तो स्पेस सहित है या केवल जीवन है? मेरा शरीर है तो स्पेस सहित है कि मेरा शरीर है केवल? पेड़ पौधे हैं तो केवल पेड़ पौधे हैं या स्पेस सहित हैं? तो एक भाषा बनती है कि समग्र जो अस्तित्व है यह सह अस्तित्व है।
अकेले इकाई का अस्तित्व नहीं है, इकाई के साथ स्पेस है ही है, इकाई स्पेस में है ही, इकाई में भी स्पेस है, तो अस्तित्व सह अस्तित्व है। और ऐसा पहचानते भी हैं। जैसे गुड़ है, गुड़ तो गुड़ का एक रूप होता है, लेकिन किसी ने अगर कभी गुड़ देखा नहीं है तो क्या बोलेगा? बोलेंगे क्या चीज है? तो आप बोलेंगे गुड़ है, बोलेंगे हाँ गुड़ है। तो क्या हो गया गुड़ है? तो आप बोलेंगे मीठा होता है, बोले कहाँ मीठा होता है, ये तो दिख नहीं रहा मीठा होता है। तो मीठापन दिखता है? नहीं दिखता है। तो कैसे पता चलता है? जब उसकी जीभ से परस्परता होती है। तो मीठापन रूपात्मक नहीं है, गुण रूपात्मक है, लेकिन उसकी मिठास अरूपात्मक है। मिर्ची रूपात्मक है, उसका तीखापन अरूपात्मक है। करेला रूपात्मक है, उसका कड़वापन अरूपात्मक है। ऐसे देखते जाइए, हर इकाई रूपात्मक अरूपात्मक का सह अस्तित्व है। ये पंखा चल रहा है तो पंखा रूपात्मक है, लेकिन जो चल रहा है उसमें एक नियम है। नियम क्या है? अरूपात्मक है। तो जो पंखा चल रहा है वो रूपात्मक अरूपात्मक के सह अस्तित्व में चल रहा है, नहीं तो चलेगा ही नहीं। तो आप देखेंगे रूपात्मक अरूपात्मक का सह अस्तित्व है। जैसे जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, अभी ये बच्चा पंखे के साथ, पंखा रूपात्मक था, बच्चा भी रूपात्मक था, और उसमें एक घटना हो गई और उसको चोट लग गई। तो घटना क्या हुई? नियम से हुई कि बिना नियम के हुई? जो घटना हुई, जिसको दुर्घटना बोल रहे हैं, वो नियम से हुई कि बिना नियम के हुई? नियम से हुई। कोई चलती हुई चीज है, उसमें कोई चीज लगाई जाएगी तो वो चीज क्या होगी? कोई अव्यवस्था पैदा होगी। तो केवल घटना को देखेंगे, तो केवल घटना को देखेंगे तो रूपात्मक पता चलता है। घटना को नियम सहित देखेंगे तब आप सह अस्तित्व को देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? मानव को देखते हैं, मानव को देखते हैं, मूल्य को नहीं देख पाते। मानव को देखते हैं, पूरकता को नहीं देख पाते। रूपात्मक देखते हैं, अरूपात्मक गायब है, इसीलिए हम पूरा जी नहीं पाते। यही हमारा अधूरापन है। हम सह अस्तित्व पूर्वक जी नहीं पाते। और कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो रूपात्मक और अरूपात्मक के सह अस्तित्व में ना हो। और आगे का देखिए कि मैं जिसमें डूबा हूं, तो मैं स्पेस में डूबा हूं। डूबा का मतलब इससे निकल ही नहीं सकता मैं। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि इसकी सीमा का ही पता नहीं है। तो जिस चीज की सीमा का पता नहीं है उससे निकल के कैसे जाएंगे? इसका मतलब मैं स्पेस में डूबा हूं और मैं स्पेस में भीगा हूं, स्पेस से भीगा हूं। भीगा का मतलब कि मेरे कण कण में स्पेस है। भीगा मतलब क्या हुआ? एक कपड़ा है, उसको पानी में डाले तो भीग गया। भीगने का मतलब क्या हुआ? कि कपड़े के कण कण में भी पानी चला गया तो भीग गया। तो मैं स्पेस में डूबा हूं, मैं स्पेस में भीगा हूं और मैं स्पेस से घिरा हूं। मेरे चारों तरफ स्पेस ही है। तो जिस चीज में मैं डूबा हूं, जिस चीज में मैं भीगा हूं, जिस चीज से मैं घिरा हूं, शरीर रूप में भी, जीवन रूप में भी, वैसा ही मेरी चाहत बन जाती है, वैसी ही मेरी चाहत बन जाती है। तो जो चैतन्य इकाइयां होती हैं, चाहत उनमें होती है। तो मैं चूंकि स्पेस में डूबा हूं, स्पेस में भीगा हूं, स्पेस में घिरा हूं, इसलिए मेरी चाहत क्या हो जाती है? मैं भी पारदर्शिता चाहता हूं, मैं भी पारगामियता चाहता हूं, मैं भी असीमितता चाहता हूं। इसीलिए मैं दूर दूर की चीजें देखना चाहता हूं, दूर दूर जाना चाहता हूं, फैलना चाहता हूं। क्योंकि मैं जिसमें डूबा हूं, जिसमें भीगा हूं, जिससे घिरा हूं, वो असीमित है, फैली हुई है, वो पारदर्शी है। मैं भी पारदर्शिता चाहता हूं। जब जब अपारदर्शिता होती है मैं दुखी होता हूं, जब जब पारदर्शिता होती है मुझे खुशी होती है। मैं पूरी पारदर्शिता चाहता हूं, कंप्लीट पारदर्शिता चाहता हूं। इसीलिए मैं प्रेम पूर्वक जीना चाहता हूं। एक भी मानव ऐसा नहीं चाहता जो मेरे साथ संदिग्ध रूप में रहे।
एक भी मानव धरती का मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ संदिग्ध रूप में रहे। जो भी मानव के साथ मैं जीना चाहता हूं उसके साथ पारदर्शिता पूर्वक जीना चाहता हूं, अर्थात संबंध पूर्वक जीना चाहता हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वस्तु है जिसमें मैं डूबा हूं, जिसमें मैं भीगा हूं, जिसमें मैं घिरा हूं, वो पारदर्शी है। कैसा? जब बढ़िया बोले तब बहुत बढ़िया बोलना है। तो क्या पकड़ में आया? स्पेस भी एक वास्तविकता है। तो अभी जो अस्तित्व है, अस्तित्व क्या पकड़ में आया? तो अस्तित्व में इकाइयां भी हैं और स्पेस भी है। तो बोले अस्तित्व क्या है? तो अस्तित्व वास्तव में सह अस्तित्व है। तो अभी हमारी पीड़ा क्या है? अभी हमारा दुख क्या है? बस 1 मिनट, आधा मिनट। अभी मेरी पीड़ा क्या है? मेरा दुख क्या है? कि मैं जिसमें डूबा हूं, जिसमें भीगा हूं, जिसमें घिरा हूं, उसका मेरे पास अनुभव ही नहीं है। उसको मैं रियलाइज ही नहीं किया हूं। जिस क्षण रियलाइज कर लेता हूं उस समय मैं आनंद में हो जाता हूं। तो मुझे स्पेस का, खाली जगह का ही अनुभव होना है। तो जो अनुभव क्रिया है वो महाकारण का ही अनुभव है। जी भैया, माइक। आज मुझे ये सब कुछ जान के ऐसा लगता है कि सब कुछ नियम के अधीन चलता है और नियम से ही सब कुछ है। तो ये नियम कहाँ से आया, कैसे बनता है नियम? मैं नियम के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, कि आपने कहा कि पेड़ पौधों का, पदार्थ अवस्था का, सबका एक नियम होता है। तो बस सही बात है, आपसे हमें जान के खुशी हुई कि भाई ये सब कुछ सब नियम से चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये नियम कैसे बनता है, कैसे आया? सबसे पहले नियम कहाँ से आया? हाँ, वो मैं जानना चाहता हूँ। बढ़िया। ये प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि हमको एक मान्यता है, मतलब हमने सुन रखा है कि ये अस्तित्व बना है। तो जब कोई चीज बनी है तब ये लगेगा कि बनी है तो कहां से आई है, कौन बनाया है, कैसे नियम है। यहां क्या बोला जा रहा है? अस्तित्व है और है, इसलिए नियम है। पहले से ही नियम है। और क्या? आप क्या जान रहे हैं? आप बनाए हैं। जितने भी अल्टीमेट नियम हैं वो हैं और हैं। तो अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। अस्तित्व बना नहीं है, अस्तित्व खत्म नहीं होगा। धरती बनी है, धरती खत्म हो सकती है। मैं बना हूं क्योंकि पदार्थ अवस्था का नियम है। उसका जो स्वभाव है वो संगठन और विघटन है, अर्थात उसमें रचना विरचना होती है। लेकिन पूरा अस्तित्व, समग्र अस्तित्व है और है। तो ये अस्तित्व कहाँ से आया, मैं ये कहना चाहता हूँ सर। कहां से आया? कहां से आया तब प्रश्न बनेगा जब उससे बड़ी कोई व्यवस्था का पता चलेगा। जैसे पेन कहां से आया, तो जब इससे भी बड़ी कोई व्यवस्था का पता चलेगा। तो अस्तित्व कहां से आया? जब इससे बड़ा, इस घर में आप कहां से आए? जब कोई और घर होगा तब तो। जब अस्तित्व से बड़ा कोई घर का आज तक पता ही नहीं चला तो अस्तित्व कहां से आएगा? अस्तित्व से बड़ा हम बोल रहे हैं असीमित है, असीमित है, सीमा ही नहीं पता चली। तो जब उससे बड़ी कोई व्यवस्था हमको आज तक पता ही नहीं चली, फिर कहां से आई, प्रश्न कहां बनेगा? वो बताइए। भी तो एक प्रश्न ही हुआ ना सर। हाँ, प्रश्न नहीं, आप देखिए अपने प्रश्न को। या तो आप ये मानते हैं कि अस्तित्व सीमित है। अगर आप मानते हैं अस्तित्व सीमित है तो यह प्रश्न बनेगा कि फिर यह अस्तित्व कहां से आया है। इसका मतलब इससे बड़ा कोई अस्तित्व है? नहीं, जो ये बनी है जो सारी दुनिया, इसकी डिजाइन किसने बनाई? हाँ, दुनिया बनी मतलब इसको नेचर दुनिया को बोल जो रहे हैं ना। पेड़ पौधे, पशु प्राणी, तो हाथी शाकाहारी होगा, वो किसने निश्चित किया? हाँ, तो वो मतलब वही बोल रहे हैं ना, नियम है वो। पर वो हाथी को तो पता नहीं ना। हाथी को पता है, हमको पता नहीं है। वो तो उसको किसने बताया होगा? इसीलिए बोला हाथी मर जाएगा मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा, उसको पता है। वही एक कुतूहल है कि हाँ। हाथी इतना ही होगा, कुत्ता इतना ही होगा। हाँ, सभी की डिजाइन निश्चित है जी। तो पहले हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसकी डिजाइन पेपर पर बनाते हैं, हाँ। बाद में बनाते हैं। जी। तो इसकी डिजाइन किसी ने तो बनाई होगी ना।
हाँ, चूंकि हम अभी तक क्या है ना कि कोई बनाया होगा यही सोचते हैं। हाँ, तो वही तो सभी के मन में वही प्रश्न है कि किसने बनाया। बढ़िया। तो ये जो कंटेंट बोलता है, तो उसमें जो इन्होंने कहा कि प्रश्न ये है कि बनाया का मतलब कि कोई इस अस्तित्व से बड़ी भी कोई चीज है जिसने इस अस्तित्व को बनाया है। तो फिर अगर इससे बड़ी कोई चीज है जिसने अस्तित्व को बनाया है, तो अगला प्रश्न क्या होगा, फिर उसको किसने बनाया है? फिर उसका प्रश्न जब उत्तरित होगा तो फिर अगला प्रश्न आएगा, उसको कौन बनाया है? अंतिम उत्तर मिलेगा नहीं। तो अस्तित्व क्या है जी भैया, देखते हैं, ऐसे भी सेटल होगा जी। जो अवकाश है, हाँ, उसमें भिन्न भिन्न ग्रह है, तारे हैं, आकाशगंगा है, वो भी सीमित है, इससे भी ज्यादा होगा, हाँ, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम तो पहले था ही, लेकिन जब न्यूटन ने देखा कि पेड़ पर से फल नीचे क्यों गिरता है, वो प्रश्न का उत्तर लेने के लिए उसने परीक्षण किया और वो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम अस्तित्व में आया। पहचान गया। बहुत बढ़िया, पहले था ही। बहुत अच्छा। सब ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो हैं कुदरती ही संतुलन में है, नियम के अधीन है। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है कि जिस पर मानव ने जन्म लिया, और मानव ने जन्म लिया इसके बाद ही इसका जो संतुलन है वो टूट रहा है, क्योंकि मानव कुछ ना कुछ नया प्राप्त करने का सोचता है और उसको कैसे उसको उसमें से ज्यादा मिले, वो ही भौतिक सुविधा के अधीन है। इसीलिए वो पृथ्वी को ही धीरे धीरे नष्ट करता है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि मानव का धरती पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही तो है ही, ये गलती हो गया या सही है? लेकिन उसका जीवन ऐसा जीना चाहिए जो प्रकृति के दूसरे बस, जो बहुत बढ़िया। चीज वस्तु है उसमें संतुलन बना रहे। तो जैसे ही समझ होता है, साक्षात्कार बोध अनुभव होता है, एक्चुअली अनुभव संपन्न मानव नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति होगी। दूसरी चीज, एक तो दो बातें इसमें से निकली। गुरुत्वाकर्षण नियम था, गुरुत्वाकर्षण को बनाया न्यूटन ने नहीं है। तो अगर हम उस मान्यता के साथ होंगे तो क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण को किसने बनाया? जी न्यूटन ने बनाया। न्यूटन ने बिल्कुल नहीं बनाया, वो नियम था, उसको पहचाना। हम जो कुछ भी करते हैं तो नियम को ही पहचानते हैं। हमने जो अपना आहार पहचाना तो क्या चीज पहचाना? नियम को ही पहचाना। आहार की बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे आपने कहा हाथी का आहार, शेर का आहार, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आहार है, सब अपने अपने आहार को पहचाने हुए हैं। मानव ने भी अपने आहार को बहुत ही परिश्रम पूर्वक पहचान लिया है, लेकिन आहार था, हमने बाद में पहचान लिया। बहुत अच्छा। दूसरा, इस धरती पे मानव है, इस धरती पे मानव है, तो ये तो कल्पना, इस नियम को पकड़ते हैं तो ये तो कल्पना जाती ही है कि ब्रह्मांड भी और भी धरतियां भी होंगी जहां मानव हो सकता है कि नहीं? हो सकता है हमसे अच्छा उन्नत जी रहा हो, वो समाधान संपन्न हो गया हो, मानवीय परंपरा आ गई हो। एक मान्यता ऐसी भी है कि दूसरे ग्रह पर से यहाँ ये सब आए। हाँ ठीक है, मतलब धरती ही नहीं थी तो किसी ग्रह से ही तो आए होंगे ना। हाँ, तो वो मान्यता है, लेकिन उसमें क्या सच्चाई मालूम नहीं, लेकिन ऐसी बातें पढ़ी है। जी जी, कोई बात नहीं। जैसे ये क्या है, ये बिल्कुल ही सही हो सकता है कि ये धरती की आयु कितनी हुई अभी? अभी धरती कितने दिन की हो गई? 3-4 अरब। हाँ जी, 30 होगी। तो जो जीवन है वो तो अस्तित्व में रहे होंगे, तो किसी और धरती पर रहे होंगे, वही तो सवाल, कहीं और शरीर चलाने का प्रयास किए होंगे। तो जब ये धरती बनी, ये धरती जब बनी तो इस पे अनुकूलता हुआ। पहले इस पे पदार्थ अवस्था था,
बाद में पानी बन गया, पानी बनने से पेड़ पौधे बन गए, पेड़ पौधे बने तो उसमें अलग अलग अपने आप शोध होता रहा, शोध होते हुए जिस पेड़ की परंपरा बन गई, अर्थात बीज से वृक्ष बनने लगे, उसके बाद अगला शोध हुआ, अगला बीज वृक्ष बना, ऐसे करते करते वनस्पति संसार खड़ा हो गया। उसके साथ ही पशु पक्षी, पहले कीट पतंगे बने, फिर पशु पक्षी बन गए, फिर अंत में मानव शरीर आ गया। जब अनुकूलता हो गई तब आ गया मानव शरीर, आ गया, जीवन तो था ही। सर प्रश्न वो है कि जैसे पानी मिला तो कुछ हुआ, आज यहाँ पानी मिला हो तो कुछ नहीं होता। जी, पानी से पैदा हुआ। हाँ, अभी आप हम प्रयोग करें, यहाँ कोई चीज रखे या पानी रखे तो हाँ, उसमें पेड़ पौधे भी नहीं होते बिना बीज के, और पशु प्राणी भी नहीं होते। होता है भैया। कैसे होता है? देखिए, तो जो वनस्पति जो प्राण कोशा बनी, एक्चुअली हम लोग शरीर केंद्रित जब सोचते हैं ना तो एक आयु सोचते हैं। एक प्राण कोशा जब बनी, पानी बनने के कई लाख साल के बाद एक प्राण कोशा बनी थी। हम सोचते हैं आज पानी रख दिया और 15 दिन बाद उसमें नहीं हुआ, तो टाइम का वहां वो नहीं है। जैसे हुआ क्या, धरती ये जब बना, जैसा विज्ञान में भी लिखा है कि धरती जब ये एक व्यवस्था के रूप में हो गई तो एक पदार्थ अवस्था थी, तो ऐसे घूम ही रही थी धरती। तो धरती कैसी है? असमतल है, गड्ढे हैं, पहाड़ है, ऊंचा है, नीचा, ऐसा था। उसमें कोई ब्रह्मांडीय किरणों के प्रभाव से हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम मिलके पानी बने, नमी हो गई। तो नमी जब ऊपर हो गई हवा में, वायुमंडल में, तो क्या हो गया? बादल बन गए। बादल जब बने तो इस धरती पे बारिश हुआ। बारिश होने से क्या हुआ? इस धरती में जितने गड्ढे थे उसमें पानी भर गया। वो पानी भरा रहा लाखों सालों तक। फिर जो पानी और परमाणु, यहां जो लिखा है, पानी और एटम के संयोग में जो केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि पानी एक केमिकल है, धरती पे सबसे पहला केमिकल पानी बना, तो पानी और एटम के बीच में जो केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ वो लाखों साल तक होते होते सेल बन गया। सेल बना तो पहले एल्गी बनी, काई बनी। आप देख लीजिए, आप तो अब तो चूंकि वातावरण ऐसा अनुकूल हो गया, काई जल्दी बन जाती है। आपके बाथरूम में पानी गिरता रहे, आप सफाई मत करिए, वहां काई बन जाएगी। वो वनस्पति जगत ही है ना, काई बनी जाती है। बनती है नहीं बनती है? बनती है। तो काई बन गई, काई बना, फिर मल्टी सेलुलर बने, फिर मतलब बाई सेलुलर बने, फिर मल्टी सेलुलर बने। ऐसे करते 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 उनमें कोशिकाओं में गुणन होते 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 पूरा वनस्पति जगत खड़ा हो गया। अलग अलग वैरायटी हो गई, क्योंकि अलग अलग जगहों पे प्रयोग होते रहे ना, मतलब जमीन में अलग अलग तरह की वनस्पतियां उगती रहीं। फिर बाद में इनका बीज वहां, उनका बीज वहां, उड़ते उड़ते सब जगह सब तरह के बीज पहुंच गए। ऐसा ही नियम पता चलता है। जैसे ही हम बोलते हैं किसी ने बनाया है, अब तुरंत हमको रहस्य में लेकर चला जाता है। तुरंत हम बच्चे को, किसी जो व्यक्ति हमसे समझने आया है उसको हम तुरंत रहस्य में लेकर चले जाते हैं। इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है, इस धरती को किसी ने बनाया है, और इस ब्रह्मांड और धरती को किसी ने बनाया है, तो सवाल ये उठता है उसको किसने बनाया है? बोले उसको भी किसी ने बनाया है, फिर उसको किसने बनाया है? अंतिम उत्तर नहीं मिलेगा। तो उत्तर जब भी हम ढूंढने जाएंगे तो यही ढूंढने में आएगा, पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व है, कब से है, हमेशा से है, हमेशा है। निश्चिंत रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जैसे ही हमको यह सूचना होती है कि कोई है जो कहीं पर बैठा हुआ है, हाँ जी, कोई है और कहीं पे बैठा हुआ है और सब कुछ चीज को चला रहा है, तो वैसे ही मेरे में एक मानसिकता पैदा होती है कि कोई सुपर पावर है जो चला रहा है और वो पावरफुल है। तो मैं भी किस मानसिकता में आता हूं? मैं भी कोई पावर चाहता हूं, मैं भी कुछ चलाना चाहता हूं। यहीं से शासन मानसिकता आई, इस मान्यता से शासन मानसिकता आई। आप इस सभा में बैठे हुए लोगों को शासन स्वीकार, एक दिन और हमने पूछा था, आप पे कोई शासन करे आपको स्वीकार है? लेकिन आपको शासन करने को मिले तो क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि हमने मान लिया है कोई मेरे पर शासन ही कर रहा है। तो तीन शब्द आते हैं, दृष्टा, कर्ता और भोक्ता।
तो अभी हमने मानव को किस श्रेणी में रखा है? अभी हमने मानव को किस श्रेणी में रखा है? भोक्ता के स्वरूप में। भोक्ता, भोगने वाला, भोग योनि है। दृष्टा और कर्ता कौन है? वो कहीं और बैठा है। यानी कि अगर मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया तो क्या हो गया? वो किसी ने करवा दिया जो दृष्टा है उसका कोई मन होगा, करवा दिया। झगड़ा क्यों हो रहा है? नासमझी से हो रहा है। तो मैं स्वयं का दृष्टा हूं। जब मैं बोध पूर्वक जीता हूं तो मैं स्वयं का दृष्टा हो पाता हूं, और मैं ही करता भी हूं, करने वाला भी मैं ही हूं, इसलिए भोगने वाला भी मैं ही हूं। तो अगर मैं कुछ भोग रहा हूं, इसका मतलब मेरे करने में गड़बड़ है, मेरे कार्य व्यवहार में गड़बड़ है। मेरे कार्य व्यवहार में गड़बड़ है, इसका मतलब मेरे समझने में गड़बड़ है, अर्थात मेरे दृष्टा पद में ही कोई कमी है। तो मैं अनुभव पूर्वक दृष्टा पद में आता हूं। साक्षात्कार बोध अनुभव पूर्वक मैं दृष्टा पद में आता हूं। तो मैं अभी दृष्टा पद में हूं नहीं, इसलिए मैंने मान लिया है दृष्टा कोई और है, कर्ता कोई और है, और मैं तो भोगने के लिए इस धरती पे हूं। जैसा वो चाहेगा वैसा भोगूंगा। मेरा सुख दुख मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे भाग्य में है। तो कुल मिलाकर के ये चीज को सेट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी है वो है और नियम से है। बिना नियम के एक भी चीज नहीं है। तो अस्तित्व में क्या है? ये दृष्टा कर्ता भोक्ता जो हम पद देख रहे हैं, अस्तित्व को देखेंगे क्या है? तो पूरा अस्तित्व नियम है। नियम ही नियंत्रण है, नियम ही नियंत्रण है, और नियंत्रण के कारण ही संतुलन है। तो पूरा का पूरा अस्तित्व नियम नियंत्रण संतुलन ही है और कुछ नहीं है। नियम है, नियम स्वयं में नियंत्रण है, नियंत्रण है तो संतुलन है। मानव ने समझा नहीं, तो क्या चीज को नहीं समझा? नियम को नहीं समझा। तो आप बताइए, जो नियम है वो रूपात्मक है कि अरूपात्मक है? अरूपात्मक है। तो जो कुछ भी हम शिक्षा में समझते हैं उसको बोला ज्ञान। क्या बोले? ज्ञान। तो सारा का सारा ज्ञान रूपात्मक है कि अरूपात्मक है? सारी समझ रूपात्मक। जैसे चाय बनने का नियम, ये नियम रूपात्मक है कि अरूपात्मक है? तो जितने भी नियम हैं उन्हीं को हमने ज्ञान बोला। तो सारा ज्ञान रूपात्मक है कि अरूपात्मक है? अरूपात्मक है। और अगर ज्ञान अरूपात्मक है तो अरूपात्मक अस्तित्व में क्या चीज है? स्पेस ही है। स्पेस ही अरूपात्मक है, इसलिए स्पेस का ही एक नाम ज्ञान है। स्पेस ज्ञान है, मैं ज्ञाता हूं। तो ज्ञान में कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। जगह ही जगह है, स्पेस ही स्पेस है, पर्याप्त है, हर जगह है, समान है, बराबर है। तो ज्ञान में कोई कमी नहीं है। कमी है तो ज्ञाता में है। मैंने ज्ञान का अनुभव नहीं किया है, तो मेरे में अनुभव की कमी है, मेरे में बोध की कमी है, मेरे में स्वीकृति की कमी है। तो ज्ञाता में कमी है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। तो स्पेस ही स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है, नियति, स्पेस की कमी नहीं है। जो आप बोल रहे थे ना वो स्पेस से आता है, बताओ यार स्पेस तो है ही है सब जगह तो स्पेस को पर्याप्त भी बोलते हैं, है ही है। हमारे आप में भेद भी नहीं है। जितना स्पेस मुझे प्राप्त है उतना ही आपको भी प्राप्त है। तो दो भाषा फिर बनती है, प्राप्त और प्राप्य। प्राप्त और प्राप्य। प्राप्य माने जिसको पाना है, और प्राप्त मतलब जो मिला ही हुआ है। तो ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर मिला ही हुआ है प्राप्त की अनुभूति होती है, जो प्राप्त है वो हमको अनुभव ही नहीं हो रहा। तो प्राप्त की अनुभूति होती है, और ये प्राप्य है। साधन को पाना पड़ता है श्रम पूर्वक। तो सारा जो भौतिक रासायनिक जगत है ये प्राप्य है, इसको पाना पड़ता है।
श्रम करना पड़ता है तो मिलता है। व्यापक तो प्राप्त है। कितना प्राप्त है? पर्याप्त प्राप्त है पूरा ही प्राप्त है। तो चूंकि ये इसमें कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, इसीलिए इसका एक नाम बोला, ये पूर्ण है। ऐसे नाम आते जाएंगे। स्पेस पूर्ण है। चूंकि स्पेस में ही मैं डूबा भीगा गिरा हूं, इसलिए मैं भी पूर्णता चाहता हूं। पूर्णता ही मेरी प्यास है। अब बताइए, स्पेस नाम की कोई सच्चाई है कि नहीं है? आपका ध्यान गया? तो स्पेस भी एक सच्चाई है। तब जब बोला था सुविधा बराबर सुख नहीं है, अब उसको कनेक्ट करिए। सुविधा का मतलब इकाइयां। तो इकाइयों का स्वभाव सुख नहीं होता, क्योंकि प्राप्य हैं, ये सुविधा है। हमको क्या चीज सुख होगा? प्राप्त की अनुभूति से होगा। प्राप्त एक ही चीज है, वो है स्पेस। स्पेस 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 की प्राप्ति होती है तो स्पेस का अनुभव होता है। तो मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है, अर्थात अनुभव के लिए है। तो हर मानव अनुभव संपन्न होने तक शरीर यात्रा करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और कोई हड़बड़ी नहीं है। मान लीजिए 2 4 10 शरीर यात्रा हम लगा दें, 2 4 10 शरीर यात्रा हम सुविधा के ही चक्कर में लगा दिए, ठीक है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ेगा। अगर पहले ही शरीर यात्रा में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ज्ञान के क्षेत्र में लगाया जाए। हाँ जी। आज ये सब कुछ जानने के बाद मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ स्पेस है, सह अस्तित्व है, और सही बात है कि ओके, आप यहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जीवन कुछ और है, हर हम जी कुछ और रहे। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है कि मरने के बाद जो अपने अंदर से जीवन चला जाता है तो कहाँ जाता है वो? बताइए। हाँ जी। और वो दूसरे शरीर में जब जाता है और प्रवेश करता है तो कैसे करता है? इसकी तो चर्चा हो गई थी कल। वो तो हम तो समझ गए, लेकिन ये जा कहाँ रहा है ये वो मुझे नहीं पता चला। तो कि हमारे कहीं अंदर से भी जीवन नहीं जाता है, कहीं भी नहीं जाता है। कहाँ जाएगा? जिस अपने नाती पोते और अपने बेटे बेटी से ही जो सारी आसक्ति है, तो उसको छोड़ के कहाँ जाएगा भैया? तो जीवन कहीं जाता नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल इस घटना का नाम है कि जीवन ने शरीर को छोड़ दिया। जीवन शरीर को क्यों छोड़ता है? क्योंकि शरीर अब चलाने लायक नहीं रहा। जैसे आप एक मोटरसाइकिल रखते हैं या कार रखते हैं, तो खरीद के नया ले आए, अब उसको चलाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, चलाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, चलाते हैं, फिर वो खराब होती है, गैरेज में ले जाते हैं, बनवाते हैं, फिर चलाते हैं, बनवाते हैं, फिर चलाते हैं। ऐसा करते करते 15 साल 18 साल बीतता है। फिर गैरेज वाला बोलता है, भैया अब क्या इसको बनवा रहे हो, ये बनने लायक है ही नहीं है, अब ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, इसका कार्बोरेटर मतलब सारा ही सब बदल, क्या आप इसको चला रहे हो? तो आप क्या करते हैं? नहीं जी, मेरा कार है, मेरा ये स्वप्न था, मेरा ड्रीम था, हमने इसको खरीदा था, बड़े इसको जतन से खरीदा था, हम तो इसी को चलाएंगे, हम तो इसी को चलाएंगे। वो बोलता नहीं चला पाओगे, ये आपको गिरा देगा, ये आपको कहीं भी खड़ी कर देगा। तो आप क्या बोलते हैं? छोड़ दो, दूसरा कार लेते हैं। तो जब तक शरीर चलने लायक होता है तब तक जीवन चलाता है उसको। जब शरीर के अंग शिथिल होते हैं, उम्र के कारण या बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण, ये 3 ही कारण हैं। एक उम्र होता है तो भी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो शिथिल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी कोशिकाएं हमारी डेड होती हैं उतनी बनती नहीं है, इसी को वृद्धावस्था बोला। तो जब शरीर शिथिल होने लगता है तो फिर उसके अंग वैसा काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लास्ट आवर तक चलाता है। जब तक कोई अंग काम कर रहा है तब तक चलाता है, जब एकदम ही चलाने लायक नहीं रहता तो छोड़ देता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें हार्ट डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया, नहीं चलाने लायक है। हाँ जी। लेकिन जो चेतन तत्व निकल गया, हम तो गाड़ी छोड़कर बाहर निकले तो दिखाई देता है कि चलो घर पर आए या दूसरी गाड़ी ले गए, लेकिन जो चेतन तत्व एक शरीर में से निकलता है तो जाता कहाँ है और फिर वापस कैसे आता है? कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है।
वो तो चेतन तत्व कहाँ रहेगा? अरे पहले भी कहाँ था वो? शरीर के अंदर थोड़ी था। नहीं, पर तो कहाँ था? वो शरीर के साथ साथ ही था, शरीर के अंदर नहीं रहता है कहीं वो। उस दिन चर्चा हुई थी कि शरीर में जो मेधस है, ब्रेन है, उस ब्रेन के थ्रू शरीर को संचालित करता है, संकेतों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, भाव के माध्यम से। शरीर के अंदर नहीं होता वो। यहाँ एक चित्र बनाए थे। એની તો વાત છે, પછી શું થાય? ऐसा बनाए थे। हाँ जी, तो क्या बोले हैं कि इसको ये हॉरिजेंटली वर्टिकली इसमें मोशन करता है और इसको जीवंत बनाए रखता है। तो एक पुंजाकार होता है। पुंज समझते हैं? पुंज जैसे एक रस्सी में, एक रस्सी के कोने पे आग लगा दीजिए और ऐसे तेजी से घुमाइए तो क्या होता है? आपको लगता है पूरी सर्किल में आग है, जबकि आग एक जगह लगी है। तो ऐसे ही जो चेतन तत्व है, जिसको जीवन बोल रहे हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन इतनी तेज गति होती है कि एक बार में पूरे शरीर में ऐसे कंपन करता है, पूरे शरीर को पुंजाकार बनाए रखता है, जीवंत बनाए रखता है, जीवंत बनाए रखता है। तो जिस शरीर को चलाता है उस शरीर के आकार में हो जाता है, पुंजाकार में हो जाता है। शरीर को छोड़ता है, वो आकार बना ही रहता है। इसीलिए छोटा बच्चा उछलता है, कूदता है। क्यों? क्योंकि बड़ा शरीर चलाया हुआ था, अब उसको छोटा सा शरीर मिल गया है, तो धीरे धीरे सीखते सीखते उस पर सेट करता है अपने को। तो जिस शरीर को चलाया रहता है उसी के आकार में ही छोड़ देता है और वहीं रहता है, कहीं नहीं जाता। कहां जाएगा वो? कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहता। हाँ, जाने की स्थितियां हैं। देखिए देखिए, जाने की स्थितियां ये हैं कि एक तो होता है भूत आत्मा। भूत आत्मा का मतलब हुआ कि अपने भूखंड पे ही रहता है। हाँ, भूत नहीं बोल रहे हैं, अपने उस भूखंड पे ही, क्योंकि उसकी लगाव अपने माँ से, अपने पिता से, अपने बच्चे से, नाती से, पोते से, शहर से, गांव से होता है। इस आसक्ति के साथ ही वो शरीर को छोड़ता है, तो जाएगा कहां भैया? तो उसी क्षेत्र में रहता है और ज्यादातर उसी परिवार में शरीर चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी आसक्ति उसी परिवार में है। लेकिन सर, चेतन तो अमूर्त है, तो उसको लगाव कैसे हो सकता है? लगाव तो चैतन्य को ही है, शरीर को तो कोई लगाव ही नहीं होता। लेकिन वो तो अमूर्त है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। वही तो चित्रण क्रिया हो रही है ना, चित्रण में बैठ रहा सारा। चित्रण क्रिया अमूर्त ही है। ये जीवन तो यही, इसी की बात हो रही 2 दिन से। ये जीवन अमूर्त ही है और यही मुझे चलाता है। तो शरीर के साथ भी है तो यही चला रहा है। आसक्ति जीवन को ही हो रही, शरीर को थोड़ी हो रही है। शरीर माध्यम बन रहा है, तो जीवन आसक्त है। जीवन ने न्याय धर्म सत्य को नहीं समझा, बोध स्वीकृति अनुभव पूर्वक नहीं जी पाया, तो अपना मान के जीता है, अपना पराया पूर्वक जीता है। ये अपना है, वो पराया है, ये अपना है, वो पराया है। ये मान्यता जीवन में है और शरीर को छोड़ता जीवन है, इसलिए वो कहीं नहीं जाता। ज्यादातर उसी परिवार में शरीर चलाने के प्रयास में रहता है। तो उसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि हमारा जीवन है वो घूमता ही रहता है, तो वो बुद्ध जैसी ही बात हुई ना। अरे तो शरीर के बाद ताकतवर थोड़ी रहता, भूत तो बहुत ताकतवर बताते हैं होता है। आप उस दिन वाले भूत को जस्टिफाई करना चाह रहे हो? नहीं, वो नहीं कहता सर। हमारा जीवन घूमता ही रहता है। हाँ। तो डर तो वही रहा ना कि वो जीवन सब कुछ देख रहा है, हमें जब कर रहे हैं तो जीवन देखता नहीं है, उसकी आंख नहीं होती। देखने के लिए तो शरीर चलाता है। अगर बिना शरीर के देखेगा तो शरीर चलाने की इतना 80 किलो शरीर ढोने की क्या जरूरत थी उसको? वो नहीं देखता, उसके आंख थोड़ी होती है, उसके हाथ थोड़ी होता है कोई किसी को पकड़ेगा, उसके पैर थोड़ी होता है कोई चलेगा। अभी तो आपने बोला कि वो अपने जीवन शरीर को अंदर घुसने के लिए अपने जो परिवार होता है उनके आसपास ही घूमता है, ऐसा तो आपने बोला। तो बिना देखे तो वो कहाँ घूमता होगा? हाँ, वो भैया अभी जो हमारी शरीर मूलक सोच है ना, वही पड़ी हुई है। जीवन को एक भी वस्तु स्वीकार नहीं होती, जीवन भाव को ही ग्रहण करता है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, प्रेम, गौरव, श्रद्धा, ये देखने वाली चीज है कि भाव है?
इसको सारी चीजें भाव ही स्वीकार हैं, इसको वस्तु का कोई स्वीकृति थोड़ी है इसको है। तो भाव पूर्वक होता है, उस भाव से वो पहचाना रहता है। तो भाव भाव को पहचानता है, भाव शरीर को थोड़ी पहचानता है। इस भाव के कारण वहां बना रहता है, फिर उसी संबंध को जीना चाहता है, क्योंकि जीवन और जीवन के बीच में संबंध होता है, फिर उसी संबंध को जीना चाहता है। अगर हमने अपने को अपग्रेड कर लिया, अपना पराया से मुक्त हो गए, तब आपकी मर्जी, आपका बिल्कुल फ्लाइट तैयार है, जहां जाने जाए चाहे वहां जाए। मतलब इस धरती को छोड़ के दूसरी धरती पे जा सकते हैं, इस राज्य को छोड़ के दूसरे, लेकिन आप अपने को अपग्रेड किए होंगे तो, अपना पराया से मुक्त हुए होंगे तो, बोध स्वीकृति पूर्वक अनुभव संपन्न हुए होंगे तो, प्रेम नाम का भाव आपके अंदर आया होगा तो, मतलब आप अपने अंदर प्रेम को पहचाने होंगे तो, आपको ब्रह्मांड धरती अपना पराया से मुक्त हो गए होंगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं। जा भी सकते हैं भाषा नहीं है, क्योंकि जीवन का प्रभाव असीम है, अनंत है। जितना जितना हम अनुभव कर लेते हैं, अनुभव व्यापक का करेंगे तो व्यापक का अनुभव करेंगे तो हम व्यापक ही तो हो जाएंगे ना, मतलब व्यापक के लक्षणों को पा जाएंगे, मतलब मैं भी असीम ही हो जाऊंगा। फिर जाना आना मतलब नहीं है, सब चीज का अनुभव मेरे पास ही है। हाँ, लेकिन सर ये एक अनुमान ही है ना, उसमें कोई नियम या सच्चाई या कोई विज्ञान तो नहीं है ना। हाँ, मतलब अभी जो मैं अनुमान है। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि जितनी बात मैं कर रहा हूँ नियम पूर्वक ही कर रहा हूँ। देखिए, नियम को कहीं तक पहचानते हैं, उसके बाद तर्क बताता है कि इसके आगे ऐसा ही होगा। जैसे परमाणु के बारे में चर्चा किया कि परमाणु के बारे में किसी नियम को पहचाना, उसके बाद तर्क लगा के कैलकुलेशन शुरू कर दिया। तो एक नियम पूर्वक ही हम इसकी बात किए हैं 1.5-2 दिन। उस नियम को पहचानते हुए, व्यापक को पहचानते हुए अनुमान क्या बनता है, तर्क तो यही बनता है। जब अनुभव संपन्न हो जाएंगे तब तर्क भी तृप्त हो जाएगा, तो उसी को बोले समझ पूर्वक जीने लगे, समझ हो गया। अभी तक मेरे पास जो मान्यता है उसमें तो कोई तर्क नहीं है, अभी तक जो मैं मान के जिया हूं उसमें तो तर्क भी नहीं है। यहां तो कम से कम नियम पकड़ में आ रहा है, उससे तर्क बन भी रहा है। जैसे कोई दुनिया को बनाया है, अब इसका तर्क क्या है? कोई चला रहा है, अब इसका तर्क क्या है? तो जो बनाया है और जो चला रहा है वो मेरे लिए रहस्य है, तर्क नहीं है वहां। लेकिन नियम से है, तो मैं क्यों कह रहा हूं अब तर्क जाता है, क्योंकि मेरे आसपास, हाँ भैया नमस्ते, आपको बोल रहे हैं, तो मेरे आसपास जो कुछ भी है वो नियम पूर्वक घटते दिखता है। इसका मतलब नियम है, नियम है, नियम है। नियम को, जितने नियम को मैं जानता हूं उतने की संतुष्टि के साथ होता हूं और नियम को जानने के कोशिश में लगा ही रहता हूं। इसका मतलब नियम है, नियम है, तर्क बनता है। अभी हम तर्क लगाएंगे, जब तक अनुभव नहीं है तब तक तर्क है, अनुभव होगा तो तर्क खत्म हो जाएगा, फिर मेरे समझ में आ जाएगा, तो मैं अनुभव पूर्वक जीऊंगा। और ऐसा नहीं है, अनुभव संपन्न व्यक्ति भी आपको कोई बात बताएगा तो तर्क पूर्वक ही बताएगा। क्यों? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, तो आपको अनुभव तक की बात करने के लिए तर्क लगाएगा। फिर जब आपको अनुभव हो जाएगा तो तर्क खत्म होगा। जी, आज का तो ये सब कुछ जान के ऐसा लग रहा है कि जीवन ही सब कुछ है और हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। अब तक क्या लग रहा था? इसके पहले यही लग रहा था कि कोई चीज होती है भगवान जैसी, उसे पूजा अर्चना की जाती है और वही हमें सब कुछ देता है, और स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है या कुछ होता है, या एक डर जैसा मन में रहता था कि भाई भगवान का दिया जलाओ, अगर जो वो बुझ गया, अपने फूंक मार के बुझा दिया तो समझो वो अपना अस्तित्व खत्म कर देगा, यही डर रहता था। लेकिन आपको तो, यहाँ जानने के बाद ऐसा लगता है। बताइए, भगवान किसी हम बड़ी चीज को कहते हैं, किसी समझदार को कहते हैं, या किसी भ्रमित को कहते हैं? बड़ी चीज को। तो बड़ी चीज से डरा जाता है, भगवान से डरिए। डरा तो भूत प्रेत से जाता है ना। नहीं, बात यह है कि समझदार बनना चाहिए।
तो नहीं नहीं, भगवान आप उस पे रुकिए ना, पहले वहां टिकिए। जैसे आप बोले कि मुझे एक डर है कि ऐसा करो नहीं तो भगवान से डरो, तो भगवान डरने वाली चीज है कि भगवान समझने वाली चीज है। जैसे भूत से डरो, प्रेत से डरो, ये तो समझ में आ रहा है, आप बोल रहे हो भ्रमित है ऐसा वैसा, लेकिन भगवान से भी डरो, यानी भगवान भी डराने के लिए बैठा है डंडा लेके। मतलब फिर वो समझदार कहां है? जैसे मैं कह रहा हूं मुझसे डरो और मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, तो आप हमको सुनेंगे? तो भगवान का मतलब ही है जो हमसे ज्यादा अपग्रेड है, मतलब जो अनुभव संपन्न है, अपग्रेड है, तो उसके अंदर भाव ही भाव है। उसके अंदर क्रोध कहां से आएगा? आवेश ही नहीं है उसके अंदर। तो भगवान डरने की चीज नहीं है, भगवान समझने की चीज है। और जो देवी देवता है उसकी चर्चा करेंगे अभी खाना के बाद, कि देवी देवता किसको बोलते हैं, भूत प्रेत किसको बोलते हैं, उसको भी लाएंगे हॉल में, देखा जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ पर? यहाँ पे। हाँ, आपको कब से क्रोध नहीं आया? हाँ, आप हमको ही जांचिए। हमको तो बढ़िया। अभी तक आ रहा था, लेकिन आपको हम देख रहे हैं कि आपको मीन्स सर्वसंपन्न हो गए ऐसा हम मानते हैं, अनुमान करते हैं। हाँ। तो आपको कब से क्रोध नहीं आया? अब कब भैया, तक क्रोध आया था? अब कैलेंडर में हमने टिक तो नहीं लगाया है। फिर भी हम डेट नहीं देखना चाहते या समय नहीं देखना चाहते, लेकिन जो है वो बताइए, आपको हकीकत देखना चाहते हैं। देखिए, क्रोध जब तक अनुभव संपन्नता नहीं होती है तब तक क्रोध आने की संभावना है, लेकिन होता क्या है, घटना परिवर्तन क्या हो जाता है। एक समय ऐसा था कि क्रोध आ गया तो 3-4 दिन बना ही रहता था, मतलब बात ही नहीं करना है। जिस आदमी से आया, जिस व्यवस्था से आया, छोड़ो इसको, जिंदगी भर बात नहीं करेंगे, जाने दो। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समझ आती है तो क्रोध का अंतराल घटता है। अभी क्या हो गया है, मतलब मेरी स्थिति पूछेंगे तो मेरा क्या हो गया है, किसी घटना को देख करके अगर कहीं आवेश आया भी तो झट से चला भी जाता है। अच्छा, ये नियम है इसका, छोड़ो जाने दो। तो नियम जितना पकड़ में आएगा, तो मैं ये देखता हूं कि अगर कभी आवेश आया तो तत्क्षण जाता है, बना नहीं रहता। इतना तो करेक्शन मेरे में हुआ है जिसको मैं बता सकता हूं। यानी फ्यूचर में संभावना है? और क्या, वो तो पता ही है कि अनुभव संपन्नता के बाद आवेश मुक्ति देखिए, या तो भाव होगा या तो आवेश होगा। अगर भाव पूरा नहीं है, अभाव है, तो आवेश है। मतलब मैं आज 6वां दिन है, तो 6वें दिन में मुझे तो आपसे गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? जबकि आप पता नहीं कहां कहां से प्रश्न कर ही रहे हो कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि हमको पता है, नियम क्या पता है कि मेरे पास कोई सूचना है और उस सूचना को मैं रख रहा हूं, और उस सूचना को मैंने पिछले 10 सालों में जांचा है, जी के भी देखा है। उससे मुझे जो तृप्ति मिली है और आगे की और तृप्ति की संभावना भी, अनुमान भी लग गया है, उस सूचना को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर सूचना को मैं आपके सामने रख रहा हूं तो उस सूचना को समझने की आपकी जिम्मेदारी है, तो सूचना को आप तक सही पहुंच जाए, उसके पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं इस जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूं। तो आवेश कोई है ही नहीं है। क्या आवेश है? हाँ, अगर मैं नौकरी कर रहा होता आपको ज्ञान होना हो, हमसे क्या मतलब है? मतलब कंटेंट भी हमारा नहीं है। नौकरी करते हैं तो क्या है, वो किताब में लिखा है, पढ़ लीजिए। तो कुल मिलाकर के आवेश ऐसे कम होता जाता है। पहले आवेश का अंतराल कम होता है, अंतराल घटते 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 बहुत ही कम हो जाता है। फिर आपको आवेश आया लेकिन चला भी गया, क्योंकि आपको नियम तुरंत पहचान में आया। तो सह अस्तित्व पूर्वक आप जीना शुरू करते हैं। जैसे ही केवल घटना को देखेंगे, आपको आवेश आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन उस घटना के नियम भी साथ में दिखेगा। अच्छा, ये बात है, तो आपको कोई नासमझी पकड़ में आ जाएगी।
आपको कोई अव्यवस्था पकड़ में आ जाएगी। छोड़ो, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये चेतना चेतना है, वो नियम से जो इकाई बनती है हमारे शरीर की, तो उसमें होता है, वो तो आपने बोला शून्य सब जगह है, तो वो तो चेतना तो है, लेकिन उसके नियम से जो हाँ, शून्य का ही एक नाम चेतना भी है। हाँ, क्योंकि तो समस्त चैतन्य का आधार है, इसलिए इसको चेतना भी बोलते हैं। हाँ, तो नियम से जो उसके लिए जो इकाई पैदा होगी उसमें तो वो होगा ही। हाँ, जैसे कि मेरी आत्मा है अभी, जो मैं समझता हूँ, और आगे अनुभव। अब मेरे ये इकाई ये शरीर में रहकर जो मेरी आत्मा दोनों साथ साथ में है, तो मुझे जो अनुभव होगा वो उसमें रहेगा, वो शून्य में है। यानी कि ये तो जो अनुभव नहीं होगा, चेतना का ही अनुभव होगा। चेतना का ही होगा, बराबर। तो मैं समझ रहा हूँ बात कि जितनी मैं समझता हूँ वो मेरी आत्मा है, मैं खुद हूँ, शून्य में सर्वव्यापक हूँ, और जो मुझसे ज़्यादा समझता है वो पहचान जाते हैं आप। हाँ, बढ़िया। वो भी एक आत्मा है, और हमारे से पर यानी कि कुछ ज़्यादा है, बस। बड़ी है। बड़ी मतलब समझ में थोड़ा हाँ, आगे। समझ में ही। चेतना बढ़िया। मतलब जीवन मतलब समझ। हाँ, तो हमें बढ़िया। हमारा धर्म क्या बनता है, तो इस धरती पर सबसे होशियार, यानी कि आपने बोला सबसे बढ़िया मानव है, और मानव के पास बुद्धि है, तो मानव को वो सब समझता है, तो उसका अब क्या फर्ज बनता है कि जो भी है वो पेड़ पौधे पशु पंखी वो भोगता है, वो भी भोगते हैं, लेकिन वो उत्पादन नहीं कर सकते, कि उसको बना नहीं रखते। हम ही ऐसे प्राणी हैं कि उसका विवेकपूर्वक उपयोग करें और भविष्य के लिए सोच सके, इसलिए हमें वही बनता है धर्म यहाँ पे हमारा। थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि आप आगे बढ़ जाएगा तो करेक्शन नहीं होगा। मेरे अलावा, मानव के अलावा जो है वो नियम पूर्वक पालन करते ही हैं। सही बात। हाँ, कर सकते हैं ऐसा भाव, मतलब वो नियम पूर्वक ही होते हैं। हाँ, तो वो तो नियम पूर्वक रहते ही है, जी। लेकिन हम नहीं रहते, तो हमें अब क्या करना है, हमें समझ। ऐसे समझना है, ऐसे नियम बनाना है कि बस। हम कैसे नियम पूर्वक रह सके, उसको समझ कर। नियम बनाना है भी भाषा ठीक नहीं है, नियम है उसको समझना है। नियम है उसे समझना है, और उस बहुत अच्छा, बहुत तरह बढ़िया, रहना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भैया जी। आपने बीच में बात करते वक्त एक कहा कि एक ये भाग्य है, तो भाग्य क्या है? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि हम मान लेते हैं कि भाग्य है। अच्छा, तो ये भाग्य क्या है? इस दर्शन में भाग्य को बारे में कुछ नहीं कहा गया। हेलो भाई देखिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि कुछ लोग बहुत सारा श्रम करते हैं, बहुत सारा श्रम के बाद भी वो खुश नहीं हो पाते। ठीक है, तो सुविधा के अर्थ में तो होता है, ये समझ के अर्थ में नहीं होता। समझ में अगर आप आगे बढ़ गए हैं, आप खुश होंगे ही होंगे, इसलिए भाग्य जैसी चीज है नहीं। अभी हमने भाग्य को सुविधा से ही जोड़ के देखा है, तो सुविधा के क्षेत्र में कम ज्यादा होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप पे डिपेंड ही नहीं है। भाई जो सुविधा है वो कैसी है, जिससे मिलना है वो आदमी कैसा है, तो इसलिए उसको भाग्य से जोड़ दिया। समझ के क्षेत्र में तो आप जितना आगे बढ़ेंगे उससे ज्यादा ही मिलता है। आप 6 दिन में आपने समय लगाया है, श्रम लगाया है, तो जितना आपकी अपेक्षा रही होगी इधर लिखे हुए हैं, क्या आपकी अपेक्षा है? मैं इसको मिटाया नहीं इसीलिए। ये आपकी बताई हुई अपेक्षाएं हैं कि किस अपेक्षा से आप शिविर में आए हैं। आप देखिएगा जितनी आपकी अपेक्षा थे उससे ज्यादा आपको मिला है। हाँ जी, कोई बोल रहे थे? हाँ, दीदी जी, कहाँ पर? पीछे। मेरे हेलो। पीछे? यहाँ। अच्छा, हाँ। भाई मैं अच्छा, दीदी बोल रहे? हाँ, ठीक। हाँ, मैं इस एक पीछे भाई ने एक बात की थी भगवान के बारे में, तो उससे संबंधित, भगवान से संबंधित एक बहुत अच्छी परिभाषा मैंने कहीं पढ़ी थी, वो मैं बताना चाह रही थी। भगवान शब्द में भगवान ये आता है, तो उसमें ये कहा गया था कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, और न से नीर, यानी वही सह-अस्तित्व की बात, वही कुल मिलाकर जो आपने कहा, वही व्यापक चेतना, वही भगवान है। हाँ, बढ़िया है। इसी में चूंकि दीदी ने बोला तो मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ भगवान जो बोल रहे हैं,
तो भग, भग यानी भाग, हिस्सा, वान मतलब तो मतलब हिस्सा को पाने वाला, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज ऐसा है जो कि सबको प्राप्त है, सबको उसका हिस्सा प्राप्त है, व्यापक ही है। ऐसे कनेक्ट करेंगे परिभाषाओं को जी। हाँ भैया, लेकिन देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। हेलो, तो मेरा प्रश्न अभी एक होता है, तो कि मृत्यु के बाद जो भाव हमारे में है अभी, वो मृत्यु के बाद बना रहता है। तो ये चेतना होती है, वो शून्य में, व्यापक में कहीं तो होती है, तो उसमें बना रहता है, तो जी उसको कैसे समझे? तो जितना जितना मेरे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है वो मेरे साथ बना ही रहता है। तो मेरी जीवन यात्रा चलती ही रहती है। शरीर यात्रा ठीक है, एक शरीर यात्रा खत्म हो जाती है, तो जीवन यात्रा मेरी चलती ही रहती है। और इस शरीर यात्रा में मैंने अपने जीवन में जितना भी शिक्षा संस्कार करके गुणात्मक परिवर्तन किया है वो मेरी अगली शरीर यात्रा में बना ही रहता है। और वो बना रहता है, इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि कोई कोई छोटे छोटे बच्चे, जिसको कौटिल्य इत्यादि का उदाहरण दे रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे ज्ञान को बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं कौटिल्य को ज्ञान था, उसने बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लिया, क्योंकि उसकी वैसी यात्रा थी, जहां तक है उसके आगे का कर रहा है, वो संस्कार बना ही रहता है। तो दूसरा प्रश्न है मेरा, तो हम अभी हमारे संस्कार द्वारा दूसरा जन्म हमारा कैसा, हमें कैसा शरीर चाहिए, वो क्या है, कर बढ़िया, सकते हैं उसके लिए प्रयत्न? बढ़िया। तो जिस समय मानव शरीर को, माने मेरा जीवन शरीर को छोड़ता है, ये घटना मैं एक दो उदाहरण भी हमारे पास जो आए उनके आधार पे बोल रहा हूं, ठीक है। तो जिस समय जीवन शरीर को छोड़ता है उस समय बहुत ही कम समय में पूरा जो उसकी जिंदगी रही है उसकी फिल्म चल जाती है उसके अंदर। उसके आधार पर अगला शरीर क्या चलाना है उसका निर्णय वो ले लेता है स्वरूप कुरूप के आधार पे। जैसे किसी ने जिंदगी भर अपने ये माना है, कोई महिला शरीर है और जिंदगी भर उसने माना है कि महिला शरीर तो बहुत ही खराब शरीर है, इसको सम्मान भी नहीं है, इसको कष्ट भी नहीं है, कष्ट भी बहुत है और बहुत परेशानी है, महिला शरीर चलाना ठीक नहीं है। ऐसा करते हुए शरीर को छोड़ता है तो अगली शरीर यात्रा महिला शरीर के रूप में नहीं चलाता। लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी शरीर भी ऐसे होते हैं जिनको लगता है महिला शरीर भी अच्छी होती है और उसको चलाना चाहिए, वो भी चलाने की चीज है, उसको भी समझना है। इसलिए आप देखिए पूरी धरती पे पुरुष महिला संतुलन बना ही हुआ है, दोनों ही शरीर बनी रहे हैं, दोनों शरीर, लेकिन जीवन में अंतर नहीं होता पुरुष महिला शरीर को चलाने वाले, जीवन एक ही जैसा होता है। तो कुल मिला के जैसे एक घटना हुआ, रायपुर में एक मित्र है, उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि सामने से आ रहे ट्रक से वो टकराए, टकराने के बाद उनको लगा अब तो हम खत्म। मतलब देखिए, मृत्यु के पहले आप बेहोश हो जाते हैं, फिर मृत्यु होती है। वो बेहोशी में हो गए बिल्कुल ही कि अब हम खत्म, लेकिन वो बाद में होश आया तो अपने को हॉस्पिटल में पाए, तो देखे ऐसे, अरे हम तो हैं, छू के देखे, मतलब शरीर है कि कुछ और है। तो वो ये बता रहे थे कि जिस क्षण एक्सीडेंट हुआ और मैं लगा कि अब मैं मर गया, बिल्कुल ही खत्म, कह रहे उस समय मेरे में पूरी जिंदगी की एक फिल्म सी चल गई, क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, तो उसमें कैसा शरीर हमको चाहिए। तो उसी क्षण वो तय होकर फिर शरीर को छोड़ता है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद निर्णय नहीं होता, शरीर छोड़ते वक्त ही निर्णय होता है। चाहे मृत्यु एकाएक हो तब भी वो सेकंडों में होता है, क्योंकि जिंदगी में आप इतना थोड़ी काम किए रहते हैं एक जिंदगी में आप इतना सारा काम नहीं किए रहते हैं, निष्कर्ष रूप में 2 ही 4 काम किए रहते हैं, वो निष्कर्ष आप में आ जाता है। ये भी आपके लिए तर्क ही है, मैं जब आपको कह रहा हूं ये तर्क ही है, तर्क पूर्वक कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं इस शरीर यात्रा में तो शरीर को छोड़ा नहीं हूं कि मैं बताऊं, लेकिन जो घटना आई है और जो ये कंटेंट कहता है, जो कंटेंट को, जो इस कंटेंट को दिए हैं ऑलरेडी नागराज जी, वो अनुभव संपन्न व्यक्ति थे, जागृत मानव थे। उन्होंने जो कहा है
उन्होंने कहा है मैं जो कह रहा हूं इसको आप जांचिएगा, ये मत मान लीजिए मैंने कहा है तो सही है। तो उन्होंने जो कहा और एक दो लोगों जिनके साथ घटना हुई उन्होंने ऐसा बताया, तो उससे तर्क बनता है कि शरीर के साथ ही निर्णय हो जाता है अगले शरीर यात्रा का। जी माइक भैया को दीजिए। हाँ जी, अभी हम मृत्यु की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, जो जी। चेतन तत्व निकला तो वो प्रदेश में हजारों किलोमीटर दूर हाँ, कहीं भी जन्म लेगा तो कैसे वहां पहुंचेगा? वो पहुंचा ही हुआ है, इतने में वो पहुंचा ही हुआ है, वो इतना सूक्ष्म है। आप देखिए ना, एक सूक्ष्म चीज पूरे शरीर को एनवेलप किए हुए, कवर किए हुए, इतना तेज गति है उसकी, तो पहुंचा ही हुआ है, फैला ही हुआ है। तो निर्णय केवल लेना है। नहीं, बाद में तो वो देख भी नहीं सकता ना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है? हाँ, तो जागृत नहीं, इसीलिए बोला शरीर में है तब तक तो निर्णय करेगा। हाँ, बढ़िया। लेकिन शरीर के बाहर निकलेगा तो उसके पास तो न दृष्टि है न कोई कुछ भी नहीं है, तो वो अगर कहाँ वो से- जागृत नहीं हुआ, इसीलिए बोले जागृत अनुभव संपन्न। अगर जागृत नहीं हुआ है तो कहीं जाना ही नहीं है उसको। एम नहीं, मान लिया कि जागृत तो बहुत कम है, हाँ। लेकिन हम सब जो ज्यादा लोग हैं वो अजागृत हैं, वो हाँ। भी जन्म लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं? वही लेते हैं, कहाँ जाते हैं, कहीं जाते थोड़ी हैं। कहीं तो जाते होंगे ना। तर्क तो ये बनता है कि नहीं जाते हैं, कहाँ जाएंगे? तो यहाँ ये तालुका वाले इसमें ही जन्म लेंगे। और क्या, इसी तालुका में सारे संबंध को पहचाने हुए हैं, तो कहाँ जाएंगे? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि जो महिला में होता है और जीवन जो चेतना उसे बहुत ही कष्ट होता है और वो कहता है कब मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ तर्क मैं बोल रहा हूँ, तर्क मतलब उसने अगर मान लिया है, हाँ तो वो पुरुष में चला जाएगा हाँ। अगला जीवन, तो क्या वो गरीब आदमी होगा वो कि पुरुष होगा उसमें होगा और वो मृत्यु पाएगा, तो क्या अगला जन्म वो अमीरों के घर लेगा? अरे अमीर के घर आप निर्णय जैसा करोगे। देखो, आप गरीब हो अमीर हो, आपकी आसक्ति आपके परिवार में रहती है। हाँ जी, सुन रहे हो क्या बोला मैंने? आपका ध्यान प्रश्न पे रहता, उत्तर पे रहता नहीं है। तो क्या है, मैंने क्या बोला? मेरी आसक्ति, देखो जीवन क्या है, जीवन को भाव स्वीकार है, और जो भाव स्वीकार है वो मेरे मित्र, मेरे परिवार, मेरे संबंधियों में ही है। तो गरीब अमीर का सवाल ही नहीं है। मैंने शरीर के आधार पे ही ज्यादातर संबंध को पहचाने हुए हैं, तो ज्यादा संभावना उस परिवार में ही है, अड़ोस पड़ोस में है। कहां जाएंगे? भाव तो वही है ना। उस भाव के, जीवन में भाव ही होता है। जीवन में अमीर गरीब कुछ होता ही नहीं है, जीवन में भाव होता है। भाव जिसके साथ मैच करता है वहीं पे शरीर को चलाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आप इतना डर क्यों रहे हो? जिसके साथ हाँ। भाव जुड़ा है वो तो मर्यादित लोग हैं ना, हाँ, परिवार के लोग हैं। हाँ, तो परिवार में जन्म, और क्या, ज्यादा संभावना, तर्क यही बन रहा ये है, तो ज्यादा तर्क- संभावना परिवार तर्क में। है, नियम तो नहीं है। हाँ, मतलब देख लीजिए, अपने परिवार में बोलते हैं देखो जी ये तो अपने बिल्कुल बाबा जैसा ही आचरण कर रहा है। हाँ जी, होता है कि नहीं होता है? हाँ, अभी आपने बताया कि जीवन को शरीर से कुछ लेन देन नहीं है कि भाई गरीब अमीर वो तो शरीर को है, जरूरी है। तो महिला भी ऐसा क्यों सोचेगी कि ये कष्ट मुझे मिला तो ये तो शरीर का है ना, उस जीवन का थोड़ी है। लेकिन महिला शरीर चलाते हुए उसके अंदर चित्रण बन चुका है, मान्यता बन चुकी है। आप सुनते नहीं हो? महिला शरीर चलाते हुए उसके अंदर चित्रण बन चुका है, मतलब उसके भाव जो बन चुका है, जो चित्रण बन चुका है, जो मान्यता बन चुकी है, वो तो साथ में रहती है ना भैया। तो गरीब को भी वैसा ही हुआ ना सर, उसको भी हाँ। उसको भी कष्ट तो पड़े होंगे गरीब को, उसने हाँ। भी सोचा होगा मन से, उसमें की मान्यता तो पड़ी होगी। तो ठीक है, तो अमीर घर में ढूंढेगा, इसमें दिक्कत क्या है? भैया सर, एक बड़ा सवाल है हाँ, कि मानव का, देखिए भोजन का संकेत कई बार हो चुका है। मानव का जीवन जहाँ जाता वो मानव बनता है या कोई अलग सृष्टि में जाता है, पशु पक्षी बनता है? वही उसकी मर्जी, अगर पशु के चलाने की है तो कर लेगा, उसमें दिक्कत क्या है? अगर हमको लग रहा है मेरे कष्ट का नहीं, कारण हमारे- मेरा मानव,
शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि 84 लाख योनि है हाँ और उसमें हमें जाना पड़ता है, तो जी, इसमें तो जी। परिवार भी नहीं रहता, कोई जी। सांप, ज्यादातर तो सांप बनते हैं, तो जो भी पूछते हैं कि आपका पूर्वज तो सांप ठीक बने है, हैं। मतलब जहाँ लिखा है उसका व्याख्या तो वही कर पाएंगे। हाँ तो वही तो मैं शास्त्रों जो कह रहा हूँ कि नहीं है, जीवन जीवन जब अगर जीवन को ये लग रहा है कि मेरे कष्ट का कारण मानव शरीर है, तो अगली शरीर यात्रा का निर्णय ले लेगा पशु शरीर का, नहीं। लेकिन सामान्यतः ऐसा होगा नहीं। नहीं, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मानव ही मानव आत्मा में प्रवेश का बस है, वही होगा, ज्यादा संभावना वही लगती है, तो फिर क्योंकि ये- इतनी परफेक्ट शरीर पाके कोई क्यों जाएगा तो imperfect? ये दुनिया की बस्ती बढ़ रही है, उसका मानना कि पशु पंखी भी मानव अवतार में आ रहे हैं, हाँ और क्या, तो और पशु पक्षी जैसा जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन। मानव की संख्या बढ़ रही है। भैया जी जो सुविधा संपन्न ही पूरी जिंदगी जिया है, तो वो जीवन फिर कैसे, कौन से इसमें जाएगा? और सुविधा संपन्न जीने की कोशिश करेगा। मान लेगा कि जब मान ही लिया है सुविधा में सुख है, तो अगली भी शरीर यात्रा में सुविधा वाला ही ढूंढेगा। वही वो गरीब अमीर बोल रहे थे उसी को। हेलो, हाँ जी, कहाँ पर? पीछे जी वो अंकल ने बोला ना 84 लाख योनि, वो शास्त्रों में लिखा है ऐसा, लेकिन वो काल गणना है, यानी कि उस जो ने लिखा है उसने ऐसा अनुभव किया होगा कि बढ़िया है, वो मतलब- धरती इतनी काल तक जी, चलेगी, जी। तो 84 लाख योनि तक वो जो तो हमारी कोई हमको चेतना ये- बढ़ेगी वो भटकेगी। हाँ, कोई हमको ये बताया था कि शायद ऐसी गणना की गई है कि अभी तक जितने पेड़ पौधे, जितने पशु पक्षी, क्योंकि जहाँ जैसे जैसे एक हिंदू परंपरा में कहा गया कि 84 लाख योनियां होती हैं, तो उसमें पेड़ पौधों में भी चैतन्यता बताई गई। तो बता रहे थे कोई, मतलब मेरा ज्ञान नहीं है ये, कोई ये बता रहा था कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब की जो वैरायटी है वो मिला के 84 लाख है, उसमें से एक मानव भी है। तो ऐसा बोला जाता है, उन सब से गुजरते हुए हम मानव शरीर को चला रहे हैं। तो मतलब तो कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत, अब तो चला रहे हैं ना, तो चला रहे हैं तो बढ़िया खाना खाइए। चलिए नमस्कार, भोजन के बाद मिलते हैं।